नमस्कार। A to Z डिशेस उषा गुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ही वीडियो में 56 रेसिपीज भोग के साथ अपने हाथों से कैसे बनाएं वो सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या बनाया है। तो मैंने ये अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाई है, नमकीन बनाए हैं, चिवड़ा बनाए हैं और ये बढ़िया से अलग अलग तरह की रोटियाँ, खीर, दाल, चावल, ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। और सारी चीज़ें ना मैं आपको इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊँगी ना, आप कई सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सारी मैंने मिठाइयाँ बनाई है बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरह से मैंने ये कई तरह की चकली, सेव, दाल पकवान और ये पकौड़े, वड़ा, रोलर्स, ये सारी चीज़ें बनाई है। और यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह की मठरियाँ बनाई है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसी के साथ मैंने ये खमन बनाया है, खांडवी बनाया है, पोहा बनाया है, पास्ता बनाया है, 2 तरह की मुरमुरा की चिक्की और लड्डू बनाया है। ये भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने बनाए हैं। इसी के साथ ये बढ़िया सा चॉकलेट केक हमने बनाया है। यहाँ पर आपको मीठे से लेकर तीखे तक नमकीन सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और 56 भोग बनाना घर पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए ये सारी चीज़ें बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये सारी तरह की नमकीन और चिवड़ा। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारा बेसन ले लिया है। ऐसे हम देखिए इस तरह से छान लेंगे। जब भी आप कोई भी सेव बनाएं या फिर चकली बनाएं तो बेसन जो है ना उसे छान कर ही लें। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तेल, अच्छे से इनको मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सख्त सा एकदम आटा बनाना है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि इसका सख्त आटा बनाएं। थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी डालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम सख्त आटा तैयार हो चुका है। अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी 4 हिस्सों में से हमें बांट लेना है। अब यहाँ पर ये 3 को हम हटा लेंगे और एक को ही रखेंगे। इसके अंदर मैं अजवाइन डालकर अच्छे से इसे मिलाकर साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पर इसे मैंने मिला लिया है। इसी के साथ मैंने दूसरा ले लिया, इसमें सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डाला है। अच्छे से मिलाकर इसे हम साइड में रख देंगे। और अब तीसरा मैंने ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल और थोड़ी सी अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर। इन तीनों को मैंने डाल दिया, अच्छे से मिलाकर इसे भी हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर जो ये लास्ट वाला मैंने लिया है इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये मशीन ले ली है। इसके अंदर मैंने ये चकली बनाने का सांचा रख दिया है, तेल लगा लिया है और ये अजवाइन वाला आटा डालेंगे। अच्छे से मशीन को बंद कर लेंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपकी चकली इस तरह से निकल जाएगी। इसका जो किनारा है वो अच्छे से जोड़ दें। तो ये तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने पापड़ी बनाने का सांचा ले लिया, उसे मैंने डाल दिया तेल लगाकर। अभी दूसरा आटा डाल देंगे और इससे हम बनाएंगे इस तरह से पापड़ी। तेल मैंने गरम करने पहले से ही रख दिया था। अच्छे से इसे आपको एकदम क्रिस्पी होने तक तलना, एकदम कुरकुरी हो जाए तब तक। बहुत ही आसानी से आप तलकर तैयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मशीन को आपको गोल गोल घुमाते जाना और अपने हाथों का भी ध्यान रखना है और इसे अच्छे से एकदम कुरकुरी हो जाए तब तक इसे तल लें। तो हमारी पापड़ी बनकर तैयार है। अब इसी तेल के अंदर हमने जो सबसे पहले चकली बनाई थी ना वो डालेंगे और इसे एकदम कुरकुरी होने तक तल लेंगे। तो आपने देखा है कि एक ही बेसन के आटे में से आप कई तरह की चीज़ें बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी एकदम चकली भी बनकर तैयार है। अब मैंने फिर से मशीन ले ली है। इसके अंदर मैंने एकदम पतली जाली वाला सेव बनाने का सांचा डाल दिया है। तेल लगा लेंगे और एकदम जो सिंपल आटा था ना वो हम डाल देंगे और इससे हमारी बन जाएगी नायलॉन सेव। आप देख सकते हैं ये सेव जो है ना काफ़ी पतली होती है तो जल्दी से ये फ्राई हो जाती है, यानी कि तल जल्दी से जाती है। तो देखिए आपको इस पे ध्यान ही रखना है, चलाते ही रहना और इसे निकाल लेना है। अब मैंने यहाँ पर मोटी सेव बनाने का जो सांचा है ना वो ले लिया है। इसके अंदर डाल देंगे तेल लगाकर, आटा डाल देंगे और इससे हमारी बन जाएगी मोटी वाली सेव। इसको आपको बीच से तोड़ देना है जितना आपको बड़ा ये चाहिए सेव का। तो यहाँ पर अब इसे भी एकदम कुरकुरी होने तक हम तलकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी दोनों तरह की सेव भी तैयार है। दूसरी बार जो आटा बचा हुआ है उसकी भी मैंने इस तरह से तल ली है। आपने देखा ही कि एक ही बेसन के आटे में से आपने 4 चीज़ें बनाकर तैयार कर ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बढ़िया सी ये सेव बनकर भी तैयार है।
और अब मैंने फिर से बेसन ले लिया है थोड़ा सा, इसे हम इस तरह से छान लेंगे। और अब हम बना रहे हैं मसाला बूंदी। तो इसके लिए हमें जो गोल चाहिए ना, एकदम पतला चाहिए। तो बेसन को हमें पानी डाल देना, अच्छे से इस तरह से मिलाते जाना है, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पतला गोल होना चाहिए। अब आप इससे झारे से भी बना सकते हैं बूंदी, या फिर जो ये कद्दूकस करने का आता है ना, उससे भी। आपको बैटर इस तरह से इसके ऊपर डालना है और हाथों की मदद से टैप टैप करना है। देखिए नीचे बढ़िया सी बूंदी आपकी निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बूंदी है एकदम कुरकुरी हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। और दूसरी बार जब आप तलें तो ये आगे पीछे से साफ़ कर लें, उसके बाद ही आप बैटर डालें, तो आपकी बूंदी हर बार बढ़िया गिरेगी। देखिए इस तरह से एकदम शेप इसका बढ़िया आएगा। पर आपको साफ़ कर देना है आगे पीछे से हर बारी में। एक बार बना लिया, उसके बाद दूसरी बार इसे साफ़ कर ले। बूंदी बनकर तैयार है। चुटकी भर नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर चटपटे के लिए अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 2 तरह की सेव, चकली, पापड़ी और मसाला बूंदी बनकर तैयार है। और हम बनाएंगे 2 तरह के चिवड़ा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ पोहा का। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे पोहा ले लिए हैं। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच जितना तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा मूँगफली के दाने डाल दिए हैं और इसे हम भूनना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ये थोड़ी थोड़ी भून रही है। बीच में मैंने डाल दिया है सूखा नारियल इस तरह से कटा हुआ, साथ ही साथ एकदम ताज़े कड़ी पत्ते डाल दिए हैं 10 से 12। और अच्छे से सबको भूनेंगे। तो एक ही साथ आपको 3-3 इस तरह से भून जाएंगे। भूनने के बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो गैस की आंच है एकदम धीमी है। मसाले डालने के बाद आंच बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। अब ये पोहा डाल देंगे इसके अंदर। पोहा डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर एकदम आपको पोहा को भी अच्छे से भूनना है मसालों के साथ। तो आंच बिल्कुल धीमी ही रखें और करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे आपको चलाते रहना है इसी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और हमारा जो पोहा का चिवड़ा है वो बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी का पाउडर। बहुत ही बढ़िया लगता है, इससे एकदम खट्टा मीठा स्वाद आता है। पर अगर आपको नहीं डालना है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, आप ना डालें। अच्छे से मैंने मिला लिया है। तो हमारा जो पोहा का चिवड़ा है बनकर तैयार है। अब हम दूसरा बनाएंगे। तो हम दूसरा बनाने वाले हैं मुरमुरा का चिवड़ा। उसके लिए गैस को ऑन कर लिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच जितना ही तेल। गरम हो जाएगा, आंच बिल्कुल धीमी है। सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से इसको मिला लेंगे। और यहाँ पर मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये मुरमुरा। तो यहाँ पर मुरमुरा को डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर का कलर कितना बढ़िया आ गया है मुरमुरा के अंदर। तो यहाँ पर मुरमुरा भी अच्छे से भुन गए हैं। अच्छे से चलाते रहना है 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से। 1 से 2 मिनट के बाद ये मुरमुरा है ना, इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। निकालने के बाद ये कढ़ाई को फिर से गैस के ऊपर रखना है। इसमें हमें डालना है सिर्फ 1 चम्मच जितना तेल। अब यहाँ पर मैंने मूंगफली डाल दी है और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर ये भून रही है, इसके बीच में मैंने इसके अंदर डाल दिया है इस तरह से भुने हुए चने। तो यहाँ पर मैंने ये भुने हुए चने डालने के बाद अच्छे से एक बार मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्ची इस तरह से। और इसे भी हम साथ साथ में भुनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ताज़े कड़ी पत्ते डालेंगे और अच्छे से सबको हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं मिला लिया है। अब ये मुरमुरा को इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सारे मुरमुरा हमने डाल दिए हैं और फिर से हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरह के चिवड़ा बनकर भी हमारे तैयार है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और हमारा ये मुरमुरा का भी चिवड़ा बनकर तैयार है। काफ़ी बढ़िया लगता है खाने में और बहुत ही आसानी से बन गया, आपने देखा ही। तो ये चिवड़ा बनकर भी तैयार है। ऊपर से मैं और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हमें तीखा बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें। अब इसी के साथ मैं थोड़ी सी पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ, ऐसे चटपटा स्वाद आता है जैसे कि मैंने आपको कहा। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और हमारा ये मुरमुरा का चिवड़ा भी तैयार है। और इसे भी हम इस तरह से प्लेट में
निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे नमकीन और ये चिवड़ा बनकर तैयार है। तो अब इनको हम साइड में रख देंगे और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की ओर। तो अब हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, वो भी कढ़ाई में बहुत ही आसानी से। तो चलिए उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक टिन ले लिया। आप केक टिन भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से स्टील का डब्बा। इसके अंदर बटर पेपर रख कर अच्छे से साइड से तेल लगा लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। गैस के ऊपर मैंने रख दिया एक कढ़ाई, पुरानी कढ़ाई लीजिएगा। और इसी के साथ इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। बार बार मैं इस्तेमाल करती हूँ बेकिंग में, इसलिए ऐसा नमक हो गया है। अब रिंग रख देंगे और इसे ढककर हम 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे, यानी कि गर्म होने देंगे 10 मिनट तक इसे हम। और हम जब तक बैटर बना लेंगे तो एक बाउल में मैंने डाल दिया दूध और नींबू का रस। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिलाने के बाद कुछ इस तरह से ये ऐसा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तेल। अब आप ध्यान रखें जो तेल है वो कोई फ्लेवरफुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि सरसों का होता है ऐसा तेल ना डालें, नॉर्मल डालें बिना फ्लेवर का। अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर एक पतली जाली वाली छन्नी रख दें। इसके अंदर मैदा डालें, कोको पाउडर डालें, पीसी हुई चीनी डालें, बेकिंग पाउडर डाल दें और अच्छे से इसको हमें छान लेना है। ध्यान रखें जब भी आप कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते केक में अंदर तो आप उसे छान कर ही डालें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो चीनी है ना, मैंने घर पर ही पीसी थी, इसलिए चीनी रह गई है। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारा जो केक है अच्छे से फूल सकता है, अच्छे से राइज हो सकता है। अच्छे से मिलाने के बाद दूध डालने की ज़रूरत लगी तो मैंने डाला और इसे मिला लिया। अब मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से होनी चाहिए, या फिर बैटर के अंदर आप 8 नंबर लिख के देखें। अगर अच्छे से हो रहा है यानी आपका बैटर परफेक्ट है। थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल देंगे और इसे फिर से मिला लेंगे। हमारा केक का बैटर तैयार है। तैयार किए हुए टिन में हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम टैप टैप कर लेंगे हल्का सा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं कढ़ाई को रखते हुए, गर्म होते हुए। तो अब ये बैटर के ऊपर मैं डाल रही थोड़े से कटे हुए बादाम। आप काजू भी डाल सकते हैं जो अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट है, नहीं तो आप कुछ भी ना डालें, बस ऐसे ही रखें। इसे ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। 25 से 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से ये बेक हो चुका है। अच्छे से चेक कर लेना है कहीं से भी कच्चा नहीं है। बिल्कुल बाहर रखकर ठंडा कर ले, बाहर रखकर उसके बाद ही इसे निकालें। अगर आप गरम गरम निकालते हैं तो ये टूट भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। अच्छे से एकदम मैंने बाहर रखकर इसे ठंडा कर लिया था। अब इस तरह से ये डब्बे को उल्टा कर लेंगे, थोड़ा सा थपथपाएंगे और ये हमारा केक देखिए कितनी आसानी से निकल गया। बटर पेपर को निकाल लेना है। इतना स्पंजी, इतना बढ़िया, देखिए बिना ओवन के आप इतना बढ़िया केक बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। ये खाने में सच्ची में मज़ेदार लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया। इसके ऊपर मैंने पैन रख दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे ये काजू। सबसे पहले हम मसाला काजू बना रहे हैं। अब आपको इसे धीमी आंच पर ही अच्छे से भूनना है। ध्यान रखें तेज़ आंच ना करें, नहीं तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो जल जाएंगे, स्वाद बिगड़ जाएगा। धीमी या फिर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनते जाएं। देखिए काजू के ऊपर बढ़िया सा कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह से हमारा काजू भुनकर तैयार है। ऐसे हो जाए तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अब थोड़े मसाले। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे, इसी के साथ आमचूर का पाउडर डाल देंगे, बहुत ही चटपटा स्वाद आता है। और काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। अच्छे से सबको मिला लेंगे। मसाले और ये नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। देखिए हमारे मसाले काजू बनकर तैयार है, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर अब उसी पैन में मैं डाल रही थोड़ा सा और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे बादाम। अब हम बना रहे हैं मसाला बादाम। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इसे भी धीमी आंच पर ही अच्छे से भूनना है। तेज़ आंच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जल गया तो ड्राई फ्रूट खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इसे भी भून लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से प्लेट में और इसमें भी अब मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, इसी के साथ काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और आमचूर का पाउडर डाल दिया है। आमचूर के पाउडर से काफ़ी चटपटा स्वाद आता है। अच्छे से सबको हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिलाकर तैयार कर लिया है। तो हमारे मसाले बादाम भी तैयार है। उसी पैन में हमने फिर से थोड़ा सा घी ले लिया है, मूंगफली डाल दी है, इसी के अंदर हम नमक डाल देंगे और अच्छे से इसे हम भूनेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे मूंगफली जो है ना, देखिए इसका कलर चेंज होता जाएगा,
इस तरह से होता जाएगा। अच्छे से इस तरह से भूनते जाओ और बीच में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। काफ़ी बढ़िया कलर आ जाता है इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो मूंगफली थी वो भी भुनकर तैयार है। देखिए इस पर हल्का हल्का मार्क भी आ चुके हैं मूंगफली के ऊपर। इस तरह से हो जाए मूंगफली तो इसे आपको निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्लेट के अंदर इसे निकाल लिया है और इसमें हमने नमक, हल्दी पाउडर पहले से ही डाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और आमचूर पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी ये मसाला मूंगफली बनकर भी तैयार है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अब उसी पैन में हम डाल देंगे फिर से थोड़ा सा घी। जैसे गर्म हो जाएगा मखाना डाल देंगे। मखाना डालने के बाद इसे आपको भूनना है। तो मखाना जो है ना जल्दी सोख कर लेते घी को, तो मुझे और घी भी डालना पड़ा थोड़ा सा और अच्छे से इसे हमें एकदम क्रंची होने तक भूनना है। जब तक ये हाथ से टूट ना जाए ना तब तक इसे भूनें। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा है आँच बिल्कुल धीमी ही रखिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भून गए ना उसके अंदर फिर मैं डाल रही हूँ नमक, काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और आमचूर का पाउडर और अच्छे से हमें चलाते जाना है। मसाले डाल दे तुरंत ही गैस को बंद कर ले, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। जैसे ही मसाले डाले गैस को बंद कर ले और अच्छे से ये मखाना को मिक्स कर ले। मसाले देखिए अच्छे से कोट हो चुके हैं मखाने के ऊपर। तो हमने इस तरह से ये मसाले वाले मखाना बनाकर भी तैयार कर लिए हैं। तो मसाला काजू, ये सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स ना बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। और हम बनाएंगे पोहा, खमन, खांडवी और पास्ता। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो जो खमन है ना ये नायलॉन खमन है। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। ये बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। 1.5 कप इसके अंदर पानी डाल दें। तो ये देखिए पूरा 1.5 कप और एकदम परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे तो एक ही बारी में तैयार करेंगे। आधी चम्मच जितना नींबू के फूल डाल दिए हैं। अच्छे से इसे मैंने मिला लिया है पानी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नींबू के फूल को मैंने पानी के अंदर मिलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पीसी हुई चीनी और नमक डाल दिया आधी चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं और अच्छे से फिर से इसे हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना तेल और तेल इस तरह से डालने के बाद फिर से हम इसे मिलाएंगे। ये मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार नायलॉन खमन एक बारी में नहीं बनता है। तो इसलिए ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगी। अब हमारा ये जो पानी है वो तैयार है। मैंने गैस के ऊपर एक रख दिया है बड़ा सा बर्तन। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। एक देखिए इस तरह से रिंग रख दी है मैंने और इसे ढककर हम पानी को गर्म होने देंगे जब तक हम बैटर बना लेंगे। तो ये गर्म हो रहा है। हमने फिर से यहाँ पर ये पानी पर आ गए हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप बेसन। तो ये मैंने पूरे 2 कप बेसन डाल दिया है और अच्छे से 5 से 6 मिनट तक लगातार हमें चलाना है। तो इसे चलाना इसलिए है क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए और ये जो बैटर है ना एकदम स्मूथ हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है ना हल्का इस तरह से हो गया है। अच्छे से और चलाएंगे तो हमारे देखिए बैटर एकदम बढ़िया हो गया है 5 से 6 मिनट के बाद। तो इस तरह से हो जाए तो हम ये मिक्सर को निकाल लेंगे और मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। 5 से 6 मिनट तक लगातार आपको इसे चलाना ही है। अब इसके अंदर मैं डाल रही आधी चम्मच बेकिंग सोडा और इसे हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए बेकिंग सोडा डालते ही ये जो बैटर है ना थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हो गया है बैटर और एकदम स्मूथ है, कोई भी गुठली नहीं है। इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पर जिसमें हमें खमन बनाना है ना वो मैंने एक डब्बा ले लिया है। आप कोई भी टिन ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। इसके अंदर हम इस तरह से तेल लगा लेंगे। देखिए हल्का सा हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, मैंने ब्रश की मदद से लगाया है। अब ये बैटर है ना इसके अंदर हम 1 पैकेट इनो का डाल देंगे। तो ये मैंने इनो का 1 पैकेट डाल दिया है। अब ये इनो जहाँ डाला है ना इसके ऊपर ही हम 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे। ऐसे करने से ना इनो जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा और ये अच्छे से बैटर के अंदर हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर इनो डालने के बाद आपको इसे और ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस इनो मिक्स हो जाए उतना ही आपको मिलाना है। ओवर मिक्स नहीं कीजिएगा। हल्का इस तरह से मिलाने के बाद इस बैटर को हम ये टिन में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे टिन में डाल दिया है और टिन में डालने के बाद इसे हम टैप टैप करेंगे
ताकि एयर बबल्स निकल जाए। और यहाँ पर हमारा पानी जो है वो गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये टिन को हम इस तरह से इसके अंदर रख देंगे और रख देने के बाद मैंने ये जो ऊपर ढकने की प्लेट थी ना उसे कपड़े से कवर कर लिया। इससे क्या होगा, जो इसके ऊपर बाफ़ होगी ना तो वो पानी हो जाता है ना तो वो इसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो कपड़ा ज़रूर लगाएं और इसे हम 20 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देंगे, वो भी मध्यम आंच पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। अब इसे बाहर रख कर हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे, क्योंकि गरम गरम आप निकालेंगे तो ये टूट सकता है। तो देखिए जब तक ये ठंडा हो रहा है, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल दिया 1 बड़ा चम्मच तेल। इसी के साथ आधा कप मैंने पानी ले लिया है और इसमें मैं डाल रही 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद पानी और चीनी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर रही हूँ जब तक। यहाँ पर मैंने ले लिया है फिर से ये कढ़ाई, इसमें तेल जो हमने डाला था मैंने इसके अंदर डाल दिया आधी चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 2 कटी हुई हरी मिर्ची मैंने डाल दी है और अच्छे से इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पर ये हल्का सा भूनकर तैयार है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही, जो हमने वो चीनी वाला पानी तैयार करके रखा था ना, वो थोड़ी सी चीनी रह जाए। तो ये देखिए ये तड़का जो हम बना रहे हैं ना नायलॉन खमन के लिए, ये इसमें ही चीनी पिघल जाएगी। 2 मिनट तक इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। 2 मिनट के बाद हमारा नायलॉन खमन के लिए तड़का जो है वो तैयार है। इसी तरह से तड़का बनाया जाता है। और ये हमारा जो खमन है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर एक प्लेट रख दें और ये डब्बे को इस तरह से उल्टा कर लें। तो देखिए इस तरह से करने के बाद थोड़ा थोड़ा टैप टैप कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आपका देखिए खमन निकल कर तैयार हो गया। देखिए कितना स्पंजी और कितना बढ़िया बना है। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, जितनी बताई है उतनी डालकर आप बनाएंगे तो आपका भी एकदम एक बारी में ही परफेक्ट खमन बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ख़राब बना है या सही से नहीं बना है। जो मैंने नाप बताई है उसी हिसाब से डालें और इस तरह से बनाएं। तो यहाँ पर अब इसके मैं टुकड़े कर रही हूँ। इस तरह से टुकड़े आप मनपसंद कर सकते हैं, बड़े छोटे जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं और ये बढ़िया से टुकड़े हमारे हो गए हैं। अब जो हमारा बनाया हुआ तड़का है ना वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो तड़का था वो मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया। ऊपर से मैं ताज़े धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। ये धनिया के पत्ते डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना नारियल का बुरादा। तो ये नारियल का बुरादा भी मैंने डाल दिया है। तो लीजिए तैयार है हमारा ये बढ़िया से खमन। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया से जालीदार बनाया है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना स्पंजी भी है। तो इसे साइड में रखेंगे और अब हम बनाएंगे पोहा। तो उसके लिए मैंने पोहा ले लिए हैं और इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोहा को मैंने अच्छे से धो लिया है और देखिए इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना तेल, आधी चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग डाल दी है, 5 से 6 कड़ी पत्ते, 3 कटी हुई हरी मिर्ची और ये मूंगफली के दाने। अब इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे भून कर तैयार कर लिया है। 1 से 2 मिनट तक भूनना है। फिर एक कटा हुआ टमाटर डाल देना है और अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसी तरह से चलाना है 1 से 2 मिनट तक। और टमाटर सॉफ्ट हो जाए, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इन सबको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही ये वॉश किए हुए पोहा डालने के बाद इसे हमें और अच्छे से मिलाना है ताकि सारे मसाले जो हमने टमाटर ये सब डाला है वो भी पोहा के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो बढ़िया से पोहा थे एकदम झटपट वाले वो बनकर तैयार है। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे और इसे हल्का सा फिर से मिला लेंगे। देखा है कितनी झटपट तरीके से हमारे पोहा बनकर तैयार हो गए। तो अभी पोहा को हम साइड में रख देंगे। चलिए बढ़ते हम आगे की रेसिपी की ओर। तो अब हम बनाएंगे सूजी की खांडवी। इसमें ना आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। उसके लिए आपको मिक्सर जार लेना है, इसमें सूजी डालनी है, उसी कटोरी से दही डालनी है और इसी कटोरी से हमें पानी भी डाल देना है। अब इसी के साथ हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे,
2 यहाँ पर हरी मिर्ची ले लिए, इसे हम तोड़कर इस तरह से डाल देंगे। और हरी मिर्ची डालने के बाद इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना, ना ही ज़्यादा पानी डालना है, ना ही दही। ऐसे ढककर हमें तुरंत ही अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया और ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा देखिए मिक्सर जार में चिपका हुआ है, तो हल्का सा पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि कुछ वेस्ट ना हो। बैटर हमारा इस तरह से होना चाहिए खांडवी के लिए, मैंने आपको दिखा दिया। देखिए अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़े से धनिया के पत्ते और इसी के साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों को अच्छे से मिला लिया है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने डाल दिया है पानी, एक स्टैंड रख दिया है, यहाँ रिंग रख दें और इसे ढककर पानी को गर्म होने दें। जब तक ये गर्म हो रहा है मैंने यहाँ पर एक देखिए इस तरह से थाली ले ली है, इस पर हम हल्का सा तेल लगाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। हल्का सा तेल लगाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये बैटर, पर एकदम आपको पूरा नहीं डालना है। खांडवी जो होती है उसकी जो लेयर होती है वो पतली होती है, थोड़ा सा ही बैटर डालें और पूरा फैला लें। देखिए इस तरह से हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो ये खांडवी की प्लेट को हम इस तरह से रख देंगे और इसे ढककर हम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद देख सकते हैं अच्छे से ये स्टीम हो चुकी है। इसे निकाल लेंगे बाहर हम। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से हमें इसे निकाल लेना है। फिर से थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाल देंगे और इसी तरह से दूसरी प्लेट भी मैंने तैयार कर ली है, इससे भी ढककर हम अच्छे से स्टीम कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल इस बैटर में से हमारी 3 प्लेट बनी हैं। पतली पतली लेयर हमें करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं। अब इसे हम बाहर रखकर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये कट हो जाती है और ये बहुत आसान तरीका है। वैसे तो खांडवी में बहुत ही कई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देख सकते हैं इस तरह से हो गई है। अब हम ये लेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। तभी मैंने आपको कहा जो लेयर है आप पतली बनाइएगा। देखिए एकदम परफेक्ट आपकी खांडवी बनकर तैयार है सूजी की। अच्छे से रोल करते जाना है, जितनी पतली लेयर होगी उतनी बढ़िया तरीके से ये रोल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। इसी तरह से हम सारी खांडवी को रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से रोल हो रही है, निकल भी काफ़ी आसानी से जाती है क्योंकि हमने तेल भी लगाया है थाली में। और अब हम तड़का तैयार करेंगे इसके लिए। तो गैस के ऊपर मैंने तड़का पैन रख दिया, इसमें हम डाल रहे थोड़ा सा तेल। तेल जैसे गर्म हो जाएगा थोड़ी सी राई डाल देंगे, कड़ी पत्ते डाल देंगे और ये सूखी मिर्ची मैंने तोड़कर डाल दी है। अब हल्का सा हम ये तड़के को भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो तड़का है ना वो बनकर तैयार है। तो गैस को बंद कर लेना है और ये तड़के को हम ये खांडवी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो खांडवी है ना वो बनकर तैयार है, कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसे साइड में रखेंगे और अब हम बनाएंगे बढ़िया से पास्ता, काफ़ी झटपट से बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको गैस के ऊपर एक इस तरह से बर्तन रखना है और इसमें पानी डाल देना है। 2 गिलास जितना मैंने इसके अंदर पानी डाला है। इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा आधी या 1 चम्मच जितना तेल डाल देंगे और यहाँ पर मैंने पास्ता ले लिया, आप कोई भी शेप के ले सकते हैं और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। तो यहाँ पर बीच बीच में चलाते रहें और इसे बॉईल कर लें। तब तक आपको इसे बॉईल करना है, ये आसानी से टूट जाए ना, तब आप इसे निकाल लें इस तरह से छन्नी में और इसे पानी से वॉश कर लें ताकि इसकी जो आगे की कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब ये जो मैंने टमाटर काट के रखे ना इसे मिक्सर में डालकर हम पीस लेंगे। मैंने गैस को ऑन कर लिया, इसके ऊपर कढ़ाई रख दी, इसमें मैं डाल रही हूँ बटर और साथ ही साथ तेल भी। दोनों मैंने डाला है। अच्छे से इसे गर्म कर लेना है। जैसे ही गर्म हो जाएगा एक कटा हुआ शिमला मिर्च मैंने डाल दिया है। इसे हम भूनेंगे थोड़ा सा, हल्का सा क्रंची हो जाए। क्रंची होने के बाद जो हमने टमाटर पीस के रखे थे ना वो डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मेयोनीज़। तो इससे ना एकदम क्रीमी फ्लेवर आएगा। मेयोनीज़ डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर से काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है। आप पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। अब ये बॉईल किए हुए पास्ता डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे। करीब
2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे ताकि पास्ता के अंदर सारे मसाले और जो हमने ये शिमला मिर्च ये सब डाले वो अच्छे से अंदर तक जाए इसका फ्लेवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद हमारे जो पास्ता है वो भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब बनाते कुछ मीठा। तो मीठे में देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ बिना बूंदी तले ये बढ़िया से मोतीचूर के लड्डू। इसके लिए आपको लेना है बेसन देखिए मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर, टोटली ऑप्शनल है, पर जो लड्डू होते हैं वो या तो फिर ऑरेंज होते हैं या फिर येलो होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया है, फूड कलर है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम गाढ़ा गोल बनाकर आपको तैयार करना है। देखिए आपको थोड़ा सा ना दम लगेगा ये गोल बनाते वक्त, इतना आपको इसका गाढ़ा गोल तैयार करना है, एकदम पतला नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। देखिए थोड़ा आपको दम लगेगा, सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई है और इतना ये गाढ़ा होना चाहिए, देखिए इतना। तो यहाँ पर हमारा जो ये बैटर है वो तैयार है और यहाँ पर मैंने तेल गरम पहले से ही रख दिया था गरम करने। इस तरह से हम छोड़ते जाएंगे जैसे हम पकौड़े डालते ना, कोई आपको शेप वेप नहीं देखना है, बस ऐसे ही छोड़ते जाना है। तो देखिए कितना गाढ़ा है ये। अब इसे हम ये जो हमने डाला है ना इसे हमें एकदम क्रिस्पी होने तक तलना है। तो अच्छे से पलटते रहें और अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसे आपको तल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे तलकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि जो हमने बेसन का गोल बनाया ना वो एकदम गाढ़ा होना चाहिए। जैसे जैसे आप उसे मिलाते जाए ना आपको थोड़ा अंदर से दम लगना चाहिए मिलाते वक्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्रेशर पड़ना चाहिए आपके हाथों में, ऐसा बैटर तैयार करना है। दूसरी बैच भी मैंने डाल दी है, इसे भी हम अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो दूसरे भी हमारे तैयार है, इसे भी हम निकाल लेंगे वही प्लेट के अंदर। अब यहाँ पर ये तलकर तैयार है, ये अच्छे से ठंडे हो जाए ना, बाहर रख कर ही आपको ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडे हो जाए तो देखिए इसके हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने ये सारे के कर लिए हैं। वैसे तो जो हम मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं उसमें हमें बूंदी बनानी पड़ती है, ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और ये कोई भी बना लेगा। तो ये हमने टुकड़े कर लिए। अब इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और अब हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, इसे ढककर हमें अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है और देखिए कितने बढ़िया ये हो गया है। इसी तरह से होना चाहिए ये, मैंने आपको आगे से भी दिखा दिया है। अब मैंने फिर से गैस को ऑन कर लिया है, इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है, इसी के साथ मैंने वही कप से पानी भी डाल दिया है। अब अच्छे से चलाते हुए चीनी को हमें पिघला लेना है। तो यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, एक तार वाली या 2 तार वाली चीनी को पिघला लेना है। जैसे ही चीनी पिघल जाए तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे, जब तक इसके अंदर मैं डाल रही इलायची का पाउडर, काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है इससे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और येलो फूड कलर डाल दिया है ताकि एकदम मार्केट जैसे हमारे लड्डू लगे, पर अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब जो हमने पीस के रखा था ये हम डाल देंगे और ये डालने के बाद लगातार चलाते हुए इसे हमें अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाशनी के अंदर मैंने अच्छे से, देखिए अब हल्का सा मिलाना शुरू कर देना, तब आप गैस को बंद कर लें और ये अच्छे से आप बंद गैस में इसे मिला लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिला लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मगज के बीज। मोतीचूर के लड्डू और ये बीज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, काफ़ी बढ़िया लगते हैं टेस्ट में। अच्छे से मिला लिया है तो हमारा मोतीचूर का जो लड्डू का मिश्रण था वो तैयार है। अब हम इसके लिए एक प्लेट ले लेंगे और इसके अंदर ये मिश्रण को हम निकाल लेंगे और ये मिश्रण को निकालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और इसके लड्डू बांधना हम शुरू कर लेंगे। अब आपके ऊपर है आप लड्डू की साइज़ कितनी रखते हैं, बड़ी छोटी, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की रखी है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट आपको लगेंगे एकदम मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना बूंदी तले, बिना झंझट के आप एक ही बार में परफेक्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। साइज़ आपके ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको कहा बड़े बनाना है तो थोड़ा और पोर्शन ले ज़्यादा, छोटे बनाने तो थोड़ा कम कम लें। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के बनाए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो लड्डू है ना वो बनकर तैयार है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं और स्वाद वही आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्वाद बदल जाएगा इसका। एकदम बढ़िया हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार है। तो हमारी ये एक मिठाई तो तैयार है। अब हम दूसरी बताने जा रहे हैं आपको, ये खजूर की मिठाई बिना गैस जलाए है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। उसके लिए आपको खजूर लेनी है, इसके अंदर के जो बीज है ना वो आपको निकाल लेने हैं। तो इस तरह से मैंने सारी के निकाल लिए हैं।
अब ये जो बीज निकाली हुई खजूर है इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे ढककर हम पीस लेंगे। कुछ भी आपको पीसते वक्त नहीं डालना है, सिर्फ खजूर को ही पीस लेना है, इसे निकाल लेना है। और इसी की साइड में मैंने ले लिया यहाँ पर ये नारियल का बुरादा। अब ये लेने के बाद हमने जो ये खजूर पीस के रखी थी ना, वो थोड़ी थोड़ी लेते जाएंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आप हल्का सा घी लगा सकते हैं अपने हाथों में और इसी के साथ हम इसको अच्छे से इस तरह से छोटे छोटे हम बनाते जाएंगे बॉल्स। देखिए, तो यहाँ पर हमने ये छोटे छोटे लड्डू बना लिए। आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं, पर ये छोटे ही अच्छे लगते हैं। अभी हमने जो नारियल का बुरादा लिया है ना, इसके ऊपर हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारी एक मिठाई हो गई। अब लड्डू के बाद जो भी हम आपको मिठाई बताएंगे वो बिना गैस जलाए है, काफ़ी झटपट से बन जाएगी। तो देखिए सारे को मैंने अच्छे से कोट कर लिया नारियल के बुरादा में से। और हमारे जो ये खजूर के लड्डू है बहुत ही आसानी से बनने वाले, साथ ही साथ हेल्दी तैयार है। और अब हम बनाएंगे तिल गुड़ के पेड़े। ये भी बिना गैस जलाए हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। उसके लिए मिक्सर जार लेना है, इसमें डालना है आपको तिल। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक गुड़ डाल दिया है, तो मैंने गुड़ का पाउडर डाला है। आप बारीक काट कर गुड़ को भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से पीस लेना है, कुछ भी नहीं डालना है, पहले इसको आपको इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर ये पीस कर तैयार है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी डालने के बाद इसे ढककर हम फिर से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया और ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर इलायची का पाउडर डालेंगे, काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है इससे। और अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। तो देखिए मिलाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी वो हाथों में बढ़िया से बंध रही है और अच्छे से हो ही जाएंगे। और अब इसके हम देखिए थोड़ा मैंने ले लिया, इसका हम पेड़ा बना लेंगे। तो देखिए पेड़ा बनाने के बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बादाम। आप काजू भी लगा सकते हैं, किशमिश, जो आपको पसंद हो। और अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना तो बस ऐसे ही पेड़े बना लें इसके। तो यहाँ पर इसी तरह से अच्छे से ये जल्दी से बंध भी जाते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं आती है बांधने में। और इसके हम बढ़िया तरीके से पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए, वो भी बिना गैस जलाए, बहुत ही स्वादिष्ट, साथ ही साथ हेल्दी। तो लीजिए हमारे तिल गुड़ के पेड़े भी बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे चॉकलेट पेड़ा 2 in 1, और वो भी बिना गैस जलाए हुए। काफ़ी बढ़िया लगते हैं और काफ़ी झटपट से बन जाते हैं। उसके लिए मिक्सर जार ले लेना है, इसके अंदर आपको मूंगफली डाल देनी है, नारियल का बुरादा डाल देना है और चीनी डाल देनी है। ये तीनों को ढककर आपको अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए एकदम ये पाउडर की तरह हो गया है। मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हो जाए तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद अब इसे हमें 2 in 1 बनाना है, मतलब 2 तरह के पेड़े बनाएंगे, 2 कलर के। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसी में से हमने आधा दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। एक जितना ही दोनों होने चाहिए। तो देखिए एक को हम प्लेन रखेंगे, दूसरे में हम डालेंगे कोको पाउडर, और जो प्लेन वाला है ना इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है इलायची के पाउडर से, मीठी कोई भी चीज़ हो। तो प्लेन वाले को मैंने अच्छे से मिला लिया। इसके अंदर मैं डाल रही थोड़ा सा घी, और घी डालने के बाद इसको हम अच्छे से और मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए हाथों में काफ़ी आसानी से ये बंध जाते हैं। और घी भी आपको ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है, थोड़ा ही डालेंगे, इस तरह से हो जाएगा आपका भी। तो देखिए अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमारे प्लेन वाले के तैयार है। अब हमारा जो ये चॉकलेट वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने कोको पाउडर पहले से ही डाल के रखा है। हम इसके अंदर डाल देंगे घी और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मिला लिया है। अब इसके भी हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए ये भी बंधना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें अच्छे से इसके भी पेड़े बना लेने हैं। जितने आपने वाइट के बनाए हैं उतने ही आपको इसके बनाने हैं, और साइज़ भी आपको दोनों की एक ही रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरह के पेड़े तो तैयार हो गए हैं। अब ये चॉकलेट वाला लेंगे और ये प्लेन वाले को लेकर दोनों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा देंगे और बीच से इस तरह से दबा लेंगे। तो आपके चॉकलेट पेड़ा 2 in 1 बनकर तैयार है। देखिए कितनी बहुत ही आसानी से हो जाता है। पहले आपको चॉकलेट वाला लेना है, प्लेन वाला लेना है, दोनों को हल्का सा दबाकर बीच से दबा लेना है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे सारे 2 in 1 चॉकलेट पेड़ा बनकर तैयार है। तो मैंने आपको सारी मिठाइयाँ देखी कितनी आसान तरीके से बताई, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। सारी चीज़ें आप एक बारी में बनाकर तैयार करेंगे। और अब हम बनाएंगे 10 तरह की मठरियाँ
अलग अलग शेप, स्वाद अलग अलग, पर एक ही आटे से। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, ढेर सारा मैदा ले लिया है क्योंकि 10 तरह की बनानी है। इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद सबसे पहले हम मैदे के अंदर अच्छे से इन दोनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी। तो यहाँ पर पहले आपको तेल और नमक को मैदे के अंदर अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से ये आटा हो जाए तभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे को गूंदना है। तो यहाँ पर जो आटा है ना, मैं आपको बता देती हूँ, मठरी के लिए, कोई भी मठरी हम बनाते हैं उसके लिए आटा हमें सख्त ही लगाना होता है, नरम नहीं। तो जैसे कि हम 10 तरह की मठरी बना रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या करना है, आटा एकदम सख्त ही लगाना है, ना ही ज़्यादा नरम ना ही मीडियम, सख्त आटा लगाना है आपको। तो एक ही बारी में ज़्यादा पानी ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें और अच्छे से ये आटे को गूंद कर तैयार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप ये आटे को ऐसे गूंदेंगे ना तो आपका प्रेशर पड़ेगा, इस तरह से आटा होना चाहिए। तो देखिए आटा तो हमारा तैयार है। अब इसको हमने रोल कर लिया है। अब इन आटों में से हम 9 हिस्से निकालेंगे। देखिए 9 हिस्सों में इसे आटे को हमें बांट लेना है। हाँ, मैंने आपको कहा है कि हम 10 तरीके की बनाने वाले हैं, पर अभी ये आटे में से हम 9 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 9 हिस्से मैंने कर लिए हैं ये आटे में से। अब ये सारों को हम हटा लेंगे और एक को यहीं रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा जो ये एक मठरी का आटा है ना, वो बनकर तैयार है। सच्ची में स्वाद अलग ही होगा शेप के साथ। तो देखिए हमारा एक आटा तैयार है। दूसरे आटे को ले लेंगे, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिर्फ जीरा और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे भी अच्छे से मिला लिया। इसे साइड पे रख देंगे। अब हम ले लेंगे ये तीसरा आटा। इसी तरह से हम बारी बारी से सारे आटे लेते जाएंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अलसी और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हर आटा लेना है, उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर मिलाते जाना है। इसके अंदर दूसरा मैंने आटा ले लिया, इसके अंदर मैंने काले तिल डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और साइड में रख देंगे। अब ये मैंने दूसरा आटा ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अजवाइन और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए अच्छे से मसल कर आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हमारा ये वाला आटा भी तैयार है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये दूसरा ले लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स डालने के बाद अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप सिर्फ लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिला लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये और आटा ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची पाउडर और इसे भी हम इसी तरह से अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला आटा भी तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ये दूसरा आटा ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अच्छे से ये गूंदने के बाद हम ये वाला आटा ले लेंगे, दूसरा वाला। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। आप अपने मनपसंद मसाले डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाला है, आप सांभर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अच्छे से इसे भी मिला लिया। इस तरह से हमारे 9 तरह के अलग अलग फ्लेवर के आटे बनकर तैयार है। अब सबसे पहले मैंने ये वाला आटा ले लिया है जिसके अंदर मैंने सफ़ेद तिल मिलाए थे। इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। तो देखिए बेलने के बाद इसको यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है और इससे हम इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो हमारी पूरी का शेप तैयार है। और ये जो एक्स्ट्रा का आटा है ना जो हमने निकाला, वो साइड में रख देना है। तो हमारी पूरी तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया ये अजवाइन वाला आटा। इसमें से हमें देखिए इस तरह से 3 हिस्से करने हैं और इसे हमें बेलना है एक जितना ही। एक जितना बेलने के बाद देखिए एक मैंने बेल लिया है। इसी तरह से हमने 2 और लोइयाँ निकाली थी, इसे भी बेल लेना है। तो हमारी ये 3 तैयार है। अब एक को हम लेंगे। तो देखिए एक को लेने के बाद इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाना है, मैदा छिड़कना है और इसके ऊपर ही दूसरी रख देनी है बेली हुई और इसके ऊपर फिर से तेल लगाना है, मैदा छिड़कना है और तीसरी रख देनी है। रखने के बाद इसके ऊपर सिर्फ तेल लगाना है और हल्का सा मैदा छिड़कने के बाद इसे आपको रोल करना है। तो देखिए रोल करने के बाद अब इसे आपको थोड़ा सा इस तरह से खींच लेना है और इसे लंबा कर देना है एकदम और इसे काट लेना है। तो हमारे ये खाजा तैयार हो गए। अब ये एक को लेना है, हल्का सा दबाने के बाद हल्का हल्का बेलन लगा ले तो आपके ये खाजा तैयार हो जाएंगे और स्वाद सच्ची में अलग आएगा। तो देखिए अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ये तीसरा आटा ले लिया है। तो यहाँ पर ये तीसरा आटा लेने के बाद ये मैंने काली मिर्ची वाला लिया है, इसे भी हम बेलेंगे।
पर आपको इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है, ये ढक्कन से हम इसका किनारा निकाल लेंगे। और अब देखिए थोड़ी थोड़ी इस तरह से कर जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपके ये बढ़िया से मसाला काजू निकल कर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए जो जो आटे बच रहे हैं ना, देखिए अब ये काजू हमने निकाला, काजू सारे निकाल रहे, तो जो आटा बचा वो हमने साइड में रखा है। ये जो हमने सारे आटे बच रहे हैं ना, वो आटे का हमें काम है, तो साइड में रखिएगा। अब ये हमने ले लिया है काले तिल का आटा, इसे भी हमने बेल लिया और इसे हम देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में कर दिया है। और इसे फिर से हम बेलेंगे, जैसे मैंने किया वैसे वैसे करते जाइएगा। तो यहाँ पर इसे मैंने बेल लिया। अब इसे हम देखिए इस तरह से पट्टियों में काट लेंगे और इसे फिर से हम बीच से कट लगा लेंगे। तो देखिए ये तरह की मठरी भी तैयार है हमारी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया ये जीरे वाला और इसमें से हम देखिए छोटी छोटी लोइयाँ मैंने निकाल लिया है आटे में से। अब हम एक को लेंगे, इसे बेलेंगे। देखिए बेलने के बाद हमें इसमें बीच से इस तरह से लाइन करनी है, एकदम किनारों तक नहीं, सिर्फ बीच से ही करनी है। और एक किनारों को देखिए इस तरह से रोल करते जाना है और इसके जो ऊपर नीचे के किनारे से एक दूसरे से जोड़ लेना है। मतलब आपने देखा है कि किस तरह से हुआ। आपको सबसे पहले बेलना है, इसे बीच से कट लगाने, एकदम किनारों तक नहीं, इसे आपको रोल कर देना है। और जैसे चॉकलेट कैसे होती है, उसके जो किनारे होते हैं वो बंद होते हैं, ऐसे आपको दबा लेना है। तो आपकी ये तरह की मठरी भी तैयार है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है अलसी वाला आटा, इसे भी हम बेल लेंगे और इसकी हम देखिए इस तरह से पट्टियाँ काट लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसके किनारों को निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा आटा है ना, वो हमें रखना है हर मठरी का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब देखिए एक ऊपर से कट लगाना है, एक नीचे से, ऐसे करके लगाएंगे तो आपका ये जो ट्रायंगल शेप है ना, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये वाली मठरी भी बनकर तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और अब हमने ले लिया ये हल्दी वाला आटा, जो इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला था। इसे मैंने देखिए इस तरह से बेल लिया, ना ही ज़्यादा पतला बेलना है ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम बेल कर तैयार कर ले। और सबसे पहले जैसे पिज़्ज़ा में कैसे 4 होते हैं पीसेस, वैसे कर लेना है। अब एक एक पीस को देखिए इस तरह से बीच में काटते जाना है। इसी तरह से जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे ही कीजिएगा। देखिए अब एक पीस को ही लेना है, उसके अंदर और कट लगाने हैं और इसे आपको इस तरह से रोल कर लेना है। देखिए एकदम नया शेप है ये, बहुत ही बढ़िया लगता है। रोल करने के बाद इसके किनारे को जोड़ लेना है। बहुत ही आसान है, मज़ा भी बहुत आता है इसे बनाते वक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने ये सारे रोल कर लिए हैं। तो हमारी ये वाली मठरी भी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया ये पाव भाजी, जो मसाला डाला था ना हमने, उस वाला आटा। इसे भी हम इस तरह से बेल लेंगे और बेलने के बाद एक बड़े ढक्कन से पहले इस तरह से इसको ये पूरी की तरह कर लेंगे और एक छोटे ढक्कन को हम ये पूरी के अंदर ही लगा देंगे इस तरह से, और ये एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे। तो हमारी रिंग मठरी तैयार है। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है ना, वो हमें साइड में रखना है। तो इसी तरह से हम ये निकाल लेंगे और हमारी देखिए इस तरह से ये रिंग मठरी बनकर तैयार है। तो इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर अब मैंने चिली फ्लेक्स वाला आटा ले लिया है, इसके भी हमने छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से निकाल ली है। निकालने के बाद एक लोई को लेंगे, इसे बेल लेना है और इसे हमें बीच से कट लगाना है, किनारों पर नहीं लगाइएगा, सिर्फ बीच से ही कट लगाना है। तो आपकी ये खस्ता पूरी बनकर तैयार है। अलग अलग शेप आपको देने हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये बीच से आपको कट लगा ही लेने हैं और ये किनारों पर नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक बारी में सारी बेल ले, उसके बाद कट भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमारी जो जो हमने मठरियाँ बनाई उसमें जो एक्स्ट्रा आटे हमारे निकले, ये सारे हैं मेरे। अब हमें क्या करना है, ये आटों को हमें एक चकले पर ले लेना है। इसके अंदर हमें डालनी है थोड़ी सी सूजी, और सूजी डालने के बाद आटे के अंदर हमें अच्छे से इसे मसल कर मिलाना है। मिलाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हल्का सा तेल और इसे फिर से मसल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जैसे 10 तरह की मठरी बताऊंगी, तो ये जो लास्ट वाली है ना, वो ये है। तो आपकी हो गई 10 तरह की मठरी एक ही आटे में से, वो भी अलग अलग फ्लेवर की। और ये जो मिक्स आटे की मठरी है ना, ये भी काफ़ी बढ़िया लगती है। इसमें से आपको एक लोई निकालनी है, अच्छे से इस तरह से बीच में मसल कर दबा लेना है। तो ये आपकी बढ़िया तरीके की मठरी तैयार हो गई। मिक्स आटे, मतलब ये मिक्स सारे तरह के आटे हो गए ना, इसलिए हमने इसका नाम मिक्स आटे की मठरी रख दिया है। थोड़ा लेना है पोर्शन, उसे दबा लेना है। तो ये तरह की मठरी भी आपकी तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ये तेल गरम करने रख दिया है। जो तेल है एकदम ज़्यादा धुएंधार गरम नहीं होना चाहिए, हल्का ही गरम होना चाहिए।
और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैंने 10 तरह की अलग अलग शेप की और अलग अलग स्वाद की मैंने तैयार कर ली है। मैंने हल्का सा आटा डालकर देख लिया है। देखिए ये धीरे धीरे सिक रहा है आटा, यानी हमारा जो तेल है वो अच्छा गरम नहीं है, मतलब हल्का ही गरम है, ऐसा ही तेल होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये वाली मठरी डाल दी है, रिंग वाली। इसे हम डालेंगे और इसे धीमी से लेकर मध्यम आंच के बीच में ही तलना है। इसे आपको तेज़ आंच पर नहीं तलिएगा, नहीं तो तल तो जाएगी या फिर कभी कभी जल जाती है। एकदम इसे धीमी से मध्यम आंच के बीच में तले, कुरकुरी एकदम बढ़िया सा कलर आने तक, और इसे हम साइड में रख देंगे। अब उसी तेल में हम डाल देंगे ये खस्ता पूरी हमारी। इसे भी डालने के बाद जैसे सारी मछली आपको इसी तरह से तलनी है, एकदम खस्ता हो जाए, एकदम कुरकुरी हो जाए, अच्छा कलर आ जाए। आँच को सिर्फ आपको ध्यान रखना है, तेज़ ना करें आँच को, सिर्फ मध्यम आँच कर सकते हैं। पहले तो आप धीमी आँच पर ही तलें। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी सी आँच बढ़ा सकते हैं मध्यम आँच पर। तो देखिए हमारी ये खस्ता पूरी भी तैयार है। अब हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल हमारे डाल दिए हैं, इसे भी हमने डाल दिया है और अच्छे से इसे भी एकदम कुरकुरा होने तक तलेंगे। और ये सारी मछलियाँ खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और आपने बनाने में तो देखा ही कि एक ही आटा गूंदना है, अलग अलग फ्लेवर्स देने और अलग अलग आपको शेप देना है। तो आप भी इतना बढ़िया बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने ये ट्रायंगल मछली बनाकर भी तैयार कर ली है। अब हमारी ये हम कुरकुरे डाल देंगे, कितने बढ़िया लग रहे, देखिए छोटे छोटे दिखने में और काफ़ी बढ़िया भी लगते हैं। अच्छे से इसे भी हम तलेंगे एकदम कुरकुरे होने तक, क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको 56 भोग के लिए रेसिपी बताई है, बहुत ही आसानी से आप अपने हाथों से घर पर बना सकते हैं। अब ये दूसरी तरह की मैंने मछली डाल दी है, इसे भी हम अच्छे से तलेंगे क्रिस्पी होने तक। तेल आपको ध्यान रखना है, एकदम धुएंधार नहीं होना चाहिए बस, और चीज़ों का तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, लगातार चलाते जाए और अच्छे से आपको इसे तल लेना है। तो ये भी बनकर हमारी तैयार है मछली। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये पूरी जो हमने सबसे पहले बनाई थी। और अब अपने मनपसंद फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको हर तरीके के फ्लेवर बताए। मैंने एक में काली मिर्ची डाली, एक में जीरा डाला, सारे मसाले भी डाले, 1-2 पाउडर भी डाला। पर आपको जो फ्लेवर की पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो हमारी इसी तरह से बारी बारी से मैं सभी डाल रही हूँ मछलियाँ जो मैंने तैयार की और इसे फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने खाजा डाल दिए हैं पूरी निकालने के बाद, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे खाजा तैयार है। और आप देखिए इसकी कितनी बढ़िया परतें दिख रही है। इसी तरह से हम ये काजू भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से तल लेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक, बढ़िया सा कलर आ जाए सुनहरा तब तक। तो यहाँ पर ये 56 भोग बनाना घर पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप पहले से प्रिपेयर रहें और आइडिया इस तरह से लगाएं कि आप एक ही आटे में से इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और वो भी सारी अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने काजू निकालने के बाद दूसरी मैंने डाल दी है मछली, ये भी हम इसी तरह से तलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर भी अच्छा सा कलर आ चुका है, बढ़िया सी ये खस्ता हो चुकी है। तो इसे अब हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसे हमने निकाल लिया है। अब हमने जो ये मिक्स आटे वाली बनाई थी ना, इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये सारी मछलियाँ तो आसानी से हो जाएगी। ये जो मिक्स आटे वाली है ना, ये काफ़ी मोटी है, आप देख सकते हैं। तो इसे आपको बिल्कुल धीमी आंच पर तलना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इसे तेज़ आंच पर तल लिया तो क्या होगा, बाहर से तो अच्छा कलर आ जाएगा पर अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए धीमी आंच पर इसे तलें और एकदम क्रिस्पी होने तक, एकदम अच्छा कलर आने तक इसे तलें। तो आपकी देखिए 10 तरह की मछली बनकर तैयार हो गई और कितनी बढ़िया लग रही है, आप देख ही सकते हैं। तो ये सारी मछलियाँ आप बनाएं और इसे हम अब साइड में रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी ओर। तो हमने ये ले लिया है दाल पकवान, ये बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, खाने में भी काफ़ी मज़ेदार लगता है और 56 भोग में आप काफ़ी आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे मैदा 2 कप जितना, अजवाइन मैंने डाल दी 1 चम्मच जितनी, 1 चम्मच जितना नमक डाल दिया है और 3 से 4 चम्मच जितना मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है। और आटा देखिए इस तरह से होना चाहिए, ऐसा ही आटा होना चाहिए पकवान के लिए। आपको मोइन अच्छे से लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे को गूँधेंगे। तो जो आटा है ना, नरम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सख्त आटा गूँध कर ही आपको तैयार करना है, पकवान बनाने वाले हैं। तो देखिए 1 कप में से भी 2
चम्मच जितना पानी बच गया है। हल्का सा तेल लगाकर इसे ढककर हम 20 मिनट तक रख देंगे। तब तक हम बना लेंगे चना दाल। तो ये मैंने 200 ग्राम चना दाल ली थी, इसे मैंने 2 घंटे तक भिगो के रख दिया था। देखिए अच्छे से ये भीग गई है हमारी चना दाल। तो ये जो पानी है ना चना दाल के ऊपर वाला, ये हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर इस पानी को हम निकाल लेंगे और ये निकालने के बाद ये चना दाल को हम कुकर के अंदर डाल देंगे। बहुत ही आसानी से ये दाल पकवान बन जाता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। तो देखिए हमने इसे कुकर में डाल दिया और इसी के साथ मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आधी चम्मच जितना नमक डाल दिया है और हल्दी पाउडर भी आधी चम्मच जितना डाल दिया है। अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। तो देखिए मिलाने के बाद इसे ढककर हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। और देखिए यहाँ पर जब तक इसे 2 सीटी लग रही है, 20 मिनट हो चुके हैं। आटे को रखते हुए हल्का सा तेल लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब इसमें से देखिए हमने इसे 2 हिस्सों में बांट लिया है। अब इसे हम इस तरह से लंबा करेंगे और इसमें से हम लोइयाँ निकालेंगे। पकवान आपको जिस साइज़ का बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है या मीडियम साइज़ का, उस हिसाब से आप लोइयाँ निकाल सकते हैं इसकी। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर सारी लोइयाँ निकाल ली है पकवान के लिए। अब इस तरह से लोई को लेना है और दोनों हाथ के बीच में मसल लेना है। अब इसे हम चकले पर ले लेंगे या फिर प्लेटफॉर्म पर और इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मीडियम साइज़ के पकवान भी बताऊँगी, बड़े साइज़ का भी पकवान बताऊँगी। तो हमारा ये बेलकर तैयार है। ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला। देखिए इस तरह से होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने फोक चम्मच ले लिया, यानी कि ये कांटे वाला चम्मच। इसको हम पूरे में इस तरह से प्रिक कर लेंगे, यानी कि होल कर देंगे, ताकि ये होगा ये जो पकवान हम तलेंगे तो ये फूलेगा नहीं। तो हमारा ये देखिए तैयार है। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया था, अच्छा गरम है। दोनों हाथों की मदद से ये पकवान को डाल देंगे और अपने हाथ को आपको ध्यान रखना है 1 से आधी सेकंड तक पकवान को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद इस तरह से अच्छे से दबाते जाए, एकदम क्रिस्पी होने तक, बढ़िया सा सुनहरा कलर आने तक पकवान को तल ले। यहाँ पर अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पकवान तले ना, तो जो पकवान जिसमें जैसे देखिए मैंने पैन में तला है, तो जो उसका बर्तन हो ना वो इस तरह से चौड़ा होना चाहिए, तब आप पकवान अच्छे से पलट भी पाएंगे। और अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा का तेल भी मैंने छांट लिया है और इसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे आप पकवान डालते हैं, देखिए हमने ये दूसरा तलना शुरू कर लिया है। तो अपने हाथों को बहुत ही संभालें, क्योंकि तेल जो है उसका जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से अच्छे से पलटें। तो देख सकते हैं आप कि पलटने में अगर आपको थोड़ी मुश्किल होती है तो आप एक और चम्मच भी ले सकते हैं और अच्छे से इसे भी निकाल लें। इसी तरह से मैंने देख सकते हैं सारे ये पकवान तैयार कर लिए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बड़ा पकवान भी बताऊंगी, तो मैंने इस तरह से थोड़ी बड़ी सी लोई ले ली थी, उसे बेल लिया था और ये आपको डाल देना है। डालते समय भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है। अपने हाथों का ध्यान रखना है और इसे अच्छे से पलट लें। इसे भी सेम प्रोसेस से आपको तल लेना है, पर ये सिर्फ बड़ा पकवान है। तो अब आप जैसे आप बनाना चाहे, छोटा बनाना चाहे, बड़ा बनाना चाहे, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बड़ा भी बता दिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से हमारे छोटे पकवान और बड़े पकवान बनकर तैयार है। अब इसके साथ खाने वाली दाल, तो यहाँ पर 2 सीटी आने के बाद प्रेशर ख़त्म हो चुका था। अब ये दाल तैयार है, तो इसे हम थोड़ी साबुत रखेंगे और जो थोड़ी है ना उसे हम इस तरह से मैश कर लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची ले ली है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। दाल और पकवान के साथ खाने में ये काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिर्ची डालने के बाद चुटकी भर नमक, हल्का सा मिलाने के बाद इसे ढककर हम पकाएंगे। इससे क्या होगा, ये मिर्ची जो है ना तलते समय उड़ती है, तो इसे ढक ले, एक बारी में तल कर तैयार हो जाएगी और इसे निकाल ले। अब बचे हुए तेल में आधी चम्मच जीरा डाल दिए, 1/4 चम्मच हींग डाल दी है, हल्का सा मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हमारी जो ये पकी हुई दाल है ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तो ये डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिलाएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलाने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए 2 हरी मिर्ची। अच्छे से फिर से इसे हमें मिला लेना है। अब इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल दिया है। अच्छे से मिलाते हुए इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इस तरह से चलाते जाएं और 5 मिनट तक पकाए। जब तक ये पक रहा है हमने एक तड़का तैयार करना है। तो तड़का पैन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच जितना तेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 5 मिनट भी हो गए, दाल भी तैयार है और ये तेल भी गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच जितना। अच्छे से मिला लेंगे और तुरंत ही गैस को बंद कर लेंगे। और ये लाल मिर्च वाले तड़के को हम इसके ऊपर डाल देंगे दाल के, इससे काफ़ी बढ़िया स्वाद आ जाएगा।
तो देखिए अच्छे से मिलाने के बाद हमारी जो दाल तैयार है पकवान के साथ खाने के लिए। तो हमारा दाल पकवान भी तैयार है। अब मैं आपको अलग अलग तरह के पकौड़े, वड़ा, समोसे, कचौरी ये सब बताने जा रही हूँ। काफ़ी आसानी से आप बनाकर तैयार कर लेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। सबसे पहले हम समोसे और कचौरी के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल, जीरा डाल दिया, इसी के साथ अदरक की पेस्ट डाल दी। आप चाहें तो अदरक को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डाल दी है काट कर, भून लेंगे इसे। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मिलाने के बाद देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसके अंदर मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे, इसे मैंने छील लिया था। अब हाथों से मसल कर इसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर ये डालने के बाद इसके अंदर हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया और आलू के अंदर सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर, काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़े से धनिया के पत्ते। और अब इसे हम थोड़ी सी निकाल लेंगे कचौरी के लिए। और जो बची हुई है ना इसके अंदर हम डाल देंगे उबले हुए मटर। तो वो जो प्लेन थी वो कचौरी के लिए थी और ये उबले हुए मटर वाली है ना ये हमारी समोसे के लिए तैयार है। अब इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ मटर वाली में समोसे के लिए और अच्छे से मिला लिया है। तो ये स्टफिंग तैयार है। अब हम आटा लगा लेंगे। तो 2 कप मैदा, आधी चम्मच जितनी अजवाइन, 1 चम्मच जितना नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक, 3 से 4 चम्मच जितना तेल डाल दिया है और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मिलाने के बाद आटा कुछ इस तरह से हो जाए ना, तब तक आपको इसे अच्छे से मिलाना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे और आटे को गूँधेंगे। आटा जो है ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही ज़्यादा नरम। तो यहाँ पर आपको जो है आटा मीडियम लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम आटा तैयार है हमारा। उसमें से भी 2 चम्मच जितना पानी बच चुका है। 1 कप में से भी हल्का सा तेल लगाकर इसे ढककर हम 20 मिनट तक रख देंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। तो हम आटे को हल्का सा तेल लगाकर चिकना कर लेंगे और इसमें से हमने 2 लोइयाँ निकाल के रख दी है। एक लोई को हम साइड में रखेंगे और इसे एक को हम चकले पर ही रखेंगे। दोनों साइड से हल्का सा तेल लगाकर इसे हमें बेलना है। तो इसे देखिए रोटी की तरह गोल नहीं, थोड़ा सा लंबा बेलना है। अपनी तरफ खींचते हुए इसे बेलें। देख सकते हैं ना ही ज़्यादा ये मोटा है ना ही ज़्यादा पतला। अब इसे हम एक तरफ बीच से काट लेंगे और ये एक हिस्से को हम ले लेंगे हाथ में और इसके जो किनारे इस पर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। दोनों किनारों को इस तरह से जोड़ लेंगे एक दूसरे के ऊपर और किनारों को अच्छे से दबाते हुए अंदर हम मटर वाली स्टफिंग डालेंगे समोसे के लिए जो हमने तैयार की थी। अब ये जो इस साइड वाला किनारा है ना, पहले हम पानी लगा लेंगे, एक फोल्ड लगाकर अच्छे से दबा लेंगे। जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। दूसरा भी बता देती हूँ इसी तरह से। एक बार किनारों पर पानी लगाएं, एक दूसरे के साथ जोड़ दें, बीच में स्टफिंग डालें, फिर से पानी लगाकर एक फोल्ड लगाएं, उसके बाद अच्छे से दबा लें। तो इस तरह से मैंने ये सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे। उसी आटे में से मैंने 1 लोई और ले ली है, इसे हम इस तरह से बेलेंगे। अब इसे आपको बेलना किस तरह से, इसके जो किनारे हैं ना इसको आपको बेलना है, बीच को थोड़ा सा मोटा रखना है। अब हम ये कचौरी बना रहे हैं तो इसके लिए आपको इस तरह से बेलना है। ये जो हमने प्लेन स्टफिंग निकाल के रखी थी वो बीच में डाल देनी और अच्छे से लपेट लेना है जैसे मैंने इस तरह से किया है। तो देखिए आपकी जो कचौरी वो तैयार है। हथेली की मदद से दबा लें और हल्का हल्का बेलन लगाकर इसे बेल लें। तो लीजिए आपकी ये बढ़िया सी कचौरी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारी तैयार करेंगे। पहले आपको इसके किनारों से खींचते हुए बेलना है, बीच में स्टफिंग लगानी है, अच्छे से लपेट लेना है, फिर हथेली की मदद से दबा लेना है और हल्का बेलन लगा लेना है। हल्के हाथ से ही लगाइएगा, या फिर आपको बेलन नहीं लगाना तो सिर्फ हाथ से ही आप इसे दबा लें अच्छे से। तो आपकी जो कचौरी है वो बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने उबले आलू मसल लिए हैं, थोड़े और लिए थे। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने, कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी है, थोड़े से धनिया के मैंने पत्ते डाल दिए और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये वाली स्टफिंग से हम बनाएंगे आलू वड़ा और साथ ही साथ सेवइयाँ के क्रिस्पी रोल्स। तो ये उसके लिए हमारी स्टफिंग जो है वो एक ही होगी। अब इस स्टफिंग में से पहले हम बना लेंगे आलू वड़ा। तो देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे वड़े बना लेने हैं गोल गोल, आप आपके ऊपर साइज़ है। और ये जो बची हुई स्टफिंग है इसमें से हम बनाएंगे रोल्स। तो ये हमारे सेवइयाँ के क्रिस्पी रोल्स बनाएंगे। तो एक ही स्टफिंग में से आपके 2 हो गए। पहले भी हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसमें से हमने समोसे और कचौरी की, और ये वाली स्टफिंग में से हमने रोल और वड़े किए। तो देखिए इस तरह से रोल भी तैयार है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर ये रोल भी तैयार कर ली है। रोल की साइज़ आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। और हमारे जो वड़े हैं वो भी बनकर
तैयार है। अब इन दोनों को भी हम साइड में रख देंगे। उसके बाद मैंने साबूदाना ले लिए थे, इसे मैंने ये भिगोए हुए साबूदाना है पर कम पानी में भिगोइए तो इस तरह से खिले खिले आप देख सकते हैं इस तरह से होंगे, अच्छे से दब रहे हैं, अच्छे से भिगोए हुए हमारे ये साबूदाना है। इसके अंदर मैं 2 उबले हुए आलू को मसल कर डाल रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर ये आलू को मैंने डाल दिया है, कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल मैंने डाल दिए, यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया। मूंगफली को मैंने कूट लिया था, यानी कि देखिए इस तरह से दरदरा, यहाँ फिर आप पीस लें और ये डालकर अच्छे से आपको इसे मिला लेना है। तो ये जो साबूदाना वड़ा है काफ़ी बढ़िया लगता है खाने में। अच्छे से मिलाने के बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसके वड़े बना लेंगे। तो जिस हिसाब से आपको बड़ा चाहिए वड़ा तो थोड़ा ज़्यादा लें, मीडियम चाहिए तो थोड़ा इस तरह से लें और छोटे छोटे बनाने, जैसे आपको बनाने हो आप वैसे बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाए हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये सारे साबूदाना के वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब जो हमने वो रोलर्स बनाए थे ना, उसके लिए हमें एक स्लरी बनानी है। तो मैदे के अंदर, थोड़े मैदे के अंदर नमक डाल दे, चुटकी भर पानी डालकर एक गाढ़ी सी स्लरी तैयार कर ले, यानी कि एक गाढ़ा सा गोल आपको तैयार कर लेना है। ये इसलिए क्योंकि हम ये गोल में से ही अच्छे से कोट करके इसके ऊपर सेवइयाँ लगाएंगे। तो ये हमारा गोल भी तैयार हो गया, देखिए अच्छे से। अभी हम ये जो रोल लिए थे, जो बनाए थे, इसको हम ये स्लरी में से अच्छे से लगाएंगे और ऊपर ये सेवइयाँ लगा लेंगे। अब वो जो ब्राउन वाली सेवइयाँ आती है वो भी ले सकते हैं, और ये थोड़ी सिर्फ लाइट कलर है और वो थोड़ी डार्क कलर आती है, बुनी हुई आती है वो। तो यहाँ पर ये दूसरे जो हमारे रोल्स है इसे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो हमारे जो ये सेवइयाँ क्रिस्पी रोल्स है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। समोसे तैयार है हमारे, कचौरियाँ तैयार है हमारी। तो देख सकते हैं ये हमारे रोल भी तैयार हो गए हैं और ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अब हमने तेल गरम करने पहले से ही रख दिया था, एकदम धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए। डाले, देखिए ऐसे ही होना चाहिए, मध्यम गरम। समोसे डालेंगे, अच्छे से धीमी आंच पर चलाते जाएंगे और इसे हम एकदम कुरकुरा होने तक, बढ़िया सुनहरा कलर आने तक तलेंगे। तो आंच आपको धीमी रखनी है ताकि अंदर तक ये सारे क्रिस्पी हो, एकदम स्वाद बढ़िया है इसका। तो आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पर ये समोसे तलकर तैयार कर लिए हैं। आँच आप धीमी आंच से मध्यम आंच के बीच में ही तले, तेज़ आंच ना करें। तो देखिए हमारे जो समोसे हैं ना वो तो बनकर तैयार है पूरी तरीके से। अब उसी तेल में हम डाल देंगे ये सारी तरह की कचौरियाँ, जो हमने ये कचौरी बनाई थी। तो आपने देखा ही, एक ही स्टफिंग में से मैंने समोसे भी बताया और उसी में से मैंने कचौरी भी बताई, आटा भी एक ही। तो कचौरी भी सेम प्रोसेस, आपको एकदम बढ़िया क्रिस्पी सुनहरा कलर आने तक धीमी से लेकर मध्यम आंच के बीच में से भी तल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कचौरी है ना वो बनकर भी तैयार है। तो इसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और अब इसी तेल में हम डाल देंगे ये साबूदाना के वड़ा। और इसमें जो हमने मूंगफली डाली है ना क्रश करके, काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है उससे। तो देखिए थोड़े 1-2 डाले, फिर थोड़ा सा चलाकर फिर दूसरे डाले। साबूदाना के वड़ा भी एकदम क्रिस्पी सुनहरे होने तक इसे भी आपको तल लेना है। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे वड़े तलकर तैयार है। तो इसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। एकदम कुरकुरे, काफ़ी स्वादिष्ट हमारे वड़े तैयार हुए हैं। तो इसे देखिए इस तरह से मैंने ये सारे साबूदाना के वड़े निकाल कर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हमने ले लिया 1 आलू, देखिए बड़े साइज़ का, इसे मैंने पानी में ही रखा था, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आप इसको ऊपर से काटेंगे तो छोटे आलू निकलेंगे और इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके काटेंगे ना तो इस तरह से बड़े बड़े आलू के स्लाइस निकलेंगे। और अब हम बना रहे हैं आलू की चिप्स, बहुत ही बढ़िया लगती है क्रिस्पी वाली। तो देखिए इसे आपको पानी में ही रखना है, नहीं तो जो आलू है ना वो काला पड़ जाता है। तो आलू को अब इस तरह से काटिएगा तो आपकी बड़ी बड़ी चिप्स निकलेगी। अब हम गोल बनाएंगे बेसन का। तो मैंने ढेर सारा बेसन ले लिया क्योंकि हमें आलू वड़े के लिए भी चाहिए और मिर्ची के पकौड़े के लिए भी। तो मैंने बेसन का गोल एक साथ ही बनाया। इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर का पाउडर, काफ़ी बढ़िया चटपटा स्वाद आता है इससे, तो ये भी मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ अजवाइन ले लिया, इसे भी मैंने डाल दिया है और इसे हम मसल कर डालेंगे। और यहाँ पर अब मैंने पानी ले लिया है। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्सर की मदद से मिलाएंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे और इसे लगातार इसी तरह से चलाते जाना है। अब आप देख सकते हैं ये जो गोल है ना अभी गाढ़ा है, तो इसे हमें और पानी डालना है और हाथों की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने मिक्सर से किया, हाथों से भी कर सकते हैं आप, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो देखिए ऐसा गोल होना चाहिए जैसे हम पकौड़ों के लिए नॉर्मली करते हैं। अब इसके अंदर जो बनाए हुए हमारे आलू वड़े थे ना वो अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन में से और इसे तेल में हम डाल देंगे।
तो इसी तरह से जो बचे हुए वड़े हैं वो भी हम डाल देंगे और इसे भी एकदम सुनहरा क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो आलू वड़े हैं ना वो भी एकदम बढ़िया से तल कर तैयार है। तो इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से एक प्लेट में, और हमने वो जो आलू काट के रखे थे ना ये डालेंगे। ध्यान रखिएगा काट कर आप पानी में ही रखें आलू को। और देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चिप्स लग रही है। तो अब आप आलू काटें ना तो साइड से काटिएगा, ऊपर से कभी भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और इतनी क्रिस्पी मज़ेदार बनती है ना ये आलू की चिप्स। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने आलू को कोट करती जा रही हूँ बेसन के घोल में से, और अच्छे से पलट कर इसे तलेंगे और इतनी कुरकुरी बढ़िया सी चिप्स आपकी तैयार हो जाएगी ना ये आलू की। देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। अच्छे से पलटते रहे, एकदम क्रिस्पी होने तक इसे आपको तलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो आलू की कुरकुरी वाली चिप्स है ना वो बनकर तैयार है। तो इसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे प्लेट में। तो आपने देखा ही बहुत ही आसानी से मैंने आपको हर चीज़ बताई है, चाहे वो पकौड़े हों चाहे वो मठरियाँ हों, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने भावनगरी मिर्चें ले ली है। इसे मैंने पानी से 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर का डंठल मैंने निकाल लिया और इसे हम इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। ये जो भावनगरी मिर्च होती है ना ये तीखी नहीं होती है, फीकी होती है। तो इस तरह से आपको मिर्ची को काट लेना है। तो यहाँ पर आप टुकड़े जैसे भी कीजिए, मैंने इस तरह से छोटे छोटे किए हैं। अब जो बचा हुआ बेसन का घोल है ना इसमें हम ये डाल देंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन के घोल में से मिर्ची को इस तरह से पलटते हुए, और ये हम डाल देंगे इस तरह से कढ़ाई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरम तेल था ही हमारा। तो हमने ये मिर्ची के पकौड़े भी तल कर तैयार कर लिए हैं। वैसे तो हम वो पूरी मिर्ची को तलते बेसन के घोल में से या फिर स्टफिंग डालते उसके अंदर आलू की, पर ये वाले झटपट वाले मिर्ची के पकौड़े ट्राई कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया भी लगते हैं। और एकदम इसे भी हम सुनहरा क्रिस्पी होने तक एकदम कुरकुरे पकौड़े हो जाए ना तब इसे हम निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे ये मिर्ची के कुरकुरे वाले पकौड़े। और इसी के साथ जो हमने सेवइयाँ क्रिस्पी रोल्स बनाए थे ना ये भी हम डाल देंगे। तो ये डालने के बाद सेवइयाँ अच्छे से कुरकुरी हो जाए तब तक आपको इसे तलना है। तो आप देख सकते हैं सेवइयों का रंग बदलता जा रहा है और एकदम ये सेवइयाँ कुरकुरी हो गई है। जब तक ये कुरकुरी होगी अंदर का जो रोल है वो भी पक जाएगा, अच्छे से तल जाएगा। तो अब ये रोल को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए लीजिए तैयार है कई तरह के पकौड़े, वड़े और ये रोल्स, समोसे, कचौरियाँ देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और सच्ची में बहुत मज़ेदार लगती है। और हम बनाएंगे रोटियाँ, दाल, चावल, सब्जी, खीर, सारी चीज़ें बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, इसके अंदर भाखरी बनाएंगे। तो सबसे पहले मीठे से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चावल की खीर। थोड़े से मैंने चावल ले लिए, हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे बहुत ही आसानी से। इसे हम 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से वॉश करने के बाद ये पानी को हम निकाल लेंगे और दूसरा पानी डालकर इसके अंदर 10 मिनट तक भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमने गैस को ऑन कर लिया, इसके ऊपर एक कुकर रख दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। घी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे काजू, बादाम, किशमिश और इसे हम भून लेंगे। किशमिश देखिए अच्छे से फूल चुके हैं, काजू का भी कलर आ चुका है, बादाम का भी। तो अब इन तीनों को हम निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके अंदर जो बचा हुआ घी है इसके अंदर ये भिगोए हुए हम चावल डाल देंगे और इसे हम हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा ही भूनना है। ये भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, एकदम पूरा ही ना डाल दें, पहले थोड़ा सा दूध डाल दें। अच्छे से इस तरह से मिलाकर इसे ढक कर 2 से 3 सीटी आने तक पका लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सीटी आ गई है और इसी तरह से ये दूसरी भी आ गई है। पूरा प्रेशर निकल जाए ना तब, मतलब ख़त्म हो जाए ना, तब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल तो अच्छे से पक गए हैं। अब हम फिर से गैस को ऑन करेंगे। सीटियाँ लग गई थी तो हमने गैस को बंद कर लिया था। अब हमने फिर से गैस को ऑन कर लिया। इसके अंदर हम डाल देंगे बचा हुआ और दूध। पहले थोड़े दूध में ही आपको सीटियाँ लगानी है, उसके बाद ही बचा हुआ दूध डालना है। अब इसके अंदर चीनी डालनी है, अच्छे से आपको इसके मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने मिला लिया है और इसे करीब आपको 5 मिनट तक इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया से 2 से 3 उबाल भी आ चुके हैं। तो हमारी जो खीर है ना वो बनकर तैयार है और ये रखने के बाद है ना और भी गाढ़ी होती है। तो इस कंसिस्टेंसी की होना तो काफ़ी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची का पाउडर और ये भुने हुए काजू, बादाम, किशमिश डाल देंगे और अच्छे से सबको हम मिला लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा ये ठंडी कर आप खाएंगे ना तो और भी मज़ेदार लगेगी। और गैस को बंद कर ले इस स्टेज पर, क्योंकि ये रखने के बाद और भी गाढ़ी होती है। चाहे आप फ्रिज में रखें चाहे आप बाहर
रखें क्योंकि चावल की खीर है। तो खीर तो हमारी तैयार है, अब हम बनाएंगे बढ़िया सा मटर पनीर। तो उसके लिए मैंने टमाटर को काट के रख दिया था, यहाँ पर मैंने मटर ले लिया और ये मैंने ले लिया है पनीर। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें मैं डाल रही हूँ मक्खन यानी कि बटर और थोड़ा सा तेल, दोनों ही हम डालेंगे। अच्छे से दोनों गर्म हो जाए तो जीरा डाल देंगे, साथ ही साथ एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज पत्ता डाल दिया है, 2 लौंग डाल दिए, 5 से 6 साबुत काली मिर्ची डाल दी है। हल्का सा भूनने के बाद ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक टमाटर को भूनेंगे ताकि एकदम अच्छे से भून जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसे ढककर भूनेंगे जब तक ये भून रहे। यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया, पनीर के हम टुकड़े कर लेंगे। तो पनीर को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। ध्यान रखें जब भी पनीर आए उसे वॉश कर ले और इसे इस तरह से टुकड़ों में काट ले। टुकड़े आपके ऊपर है, लंबे कीजिए, छोटे कीजिए, बड़े कीजिए, मीडियम साइज़ के कीजिए। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमारे जो टमाटर अच्छे से भूनकर तैयार है। अब इसे हम गैस को बंद कर लेंगे सबसे पहले तो, और ये टमाटर को हम डाल देंगे मिक्सर के अंदर, मिक्सर जार के अंदर। और ये जो तेज पत्ता है इसे हम निकाल लेंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जो फ्लेवर था वो तो जा ही चुका है। तो ये टमाटर डालने के बाद पूरी तरीके से बाहर रखकर इसे आपको ठंडा कर लेना है, उसे ढककर फिर पीसना है ठंडा होने के बाद। तो देखिए पीसकर मैंने तैयार कर लिया। वही कढ़ाई को मैंने फिर से गैस के ऊपर रख दिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पनीर। वही जो थोड़ा सा तेल, मक्खन, सारे मसाले थे ना, उसी के अंदर हमने पनीर डाल दिया है, कुछ और नहीं डाला है। हल्दी पाउडर डाल दिया है और अच्छे से पनीर को भून लेंगे। पनीर से भूनने से क्या होगा, मटर पनीर और स्वादिष्ट बन जाएगा। तो देखिए पनीर को मैंने भून लिया है। अब भुने हुए पनीर को हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सारा पनीर मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है और निकालने के बाद वही कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा और मक्खन और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे। अच्छे से इस तरह से थोड़ा मिला लेंगे और जो हमने ये पीस के रखा था ना टमाटर, ये अब डाल देंगे और इसे हल्का सा 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से इसे हमें मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो घर की जो मलाई होती है, दूध के ऊपर होती है, वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने अमूल फ्रेश क्रीम डाली है 2 चम्मच जितनी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे उबले हुए मटर, उबाल के रख दिए थे मैंने मटर, और अच्छे से इसे इस तरह से मिला लेना है। और इसके अंदर हमें डालना है पानी। तो जैसी आप सब्जी चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डालें, कितनी आप लाइट ग्रेवी चाहते हैं। मैंने मिक्सर में जो पीसा था ना उसके अंदर ही पानी डालकर मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं और कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं अब इसके अंदर हम ये भुना हुआ पनीर डाल देंगे और ये पनीर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से इस तरह से मिलाना है और 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। तो देखिए 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला और अच्छे से फिर से हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मटर पनीर है ना वो बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे जीरा राइस। तो उसके लिए मैंने बासमती चावल ले लिए हैं और इसे 2 से 3 पानी से हम वॉश कर लेंगे और इसके बाद इसे हम 10 मिनट तक भिगो के रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए क्योंकि जीरा राइस में वही अच्छे लगते हैं, पर अगर आपको वो नहीं लेने हैं तो आप छोटे चावल भी ले सकते हैं। गैस को ऑन कर लिया, इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें घी डाल दिया और जीरा डाल दिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 2 से 3 लौंग डाल दी है मैंने, 5 से 6 साबुत काली मिर्ची, 2 हरी वाली इलायची डाल दी और हल्का से इसे हम भूनेंगे। आज मैं आपको ना एकदम झटपट वाले जीरा राइस बताने जा रही हूँ। और इसके अंदर हमने डाल दिया है पानी। तो देखिए इस वाले बाउल से मैंने पानी डाला है और यहाँ पर ये चावल भी 10 मिनट भिगोए हुए से हो गए हैं, तो इसका पानी मैंने निकाल लिया है। और ये जो कढ़ाई के अंदर जो पानी है ना, इसके अंदर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छे से मिला लेंगे और इसे हमें अच्छे गरम कर लेना है। तो जल्दी गरम करने के लिए इसे हम ढक देंगे ताकि जल्दी से गरम हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है अच्छा गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये वाले चावल, भिगोए हुए चावल। डालने के बाद अच्छे से इसे हमें मिलाना है और इसे हमें अभी खुला ही पकाना है, करीब 6 से 7 मिनट तक पकाएं, बीच बीच में चलाते रहें। इसका पूरा पानी सूखने तक हमें पकाना है। तो देखिए हल्का पानी इस तरह से रह जाए ना, तो क्या करना है, धीमी आंच पर इसे ढककर आपको 5 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और हमारे जो जीरा राइस है देखिए कितने बढ़िया खिले खिले बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। गैस को बंद करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते और इसे हम ढककर रख देंगे। गैस को बंद ही कर देना है, धनिया के पत्ते डालकर इसे ढककर आपको रख देना है। इससे क्या होगा, जब आप ये करेंगे ना प्रोसेस, तो अंदर तक सारे फ्लेवर चले जाएंगे, धनिया पत्ती के, जीरे के, सारे खड़े मसाले के।
जो जीरा राइस हमारे तैयार है, अब हम बनाएंगे मूंग दाल बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके लिए 1 कप मूंग दाल है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक भिगो के पहले से ही रख दिया था। और ये जो पानी है ना, ये पानी को हमें निकाल लेना है ये जो। और अब गैस के ऊपर मैंने कुकर रख दिया पहले से। इसके अंदर हम ये दाल को डाल देंगे, मूंग दाल को। तो ये आप देख सकते हैं सारी मूंग दाल मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मैं डाल रही 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से इसे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन देते हुए इसे हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सीटी आ चुकी थी, पूरा प्रेशर ख़त्म हो गया था। इसे मैंने दाल को निकाल लिया एक बाउल में और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए अच्छे से मसल लेना है आपको दाल को पूरा। तो यहाँ पर मैंने ये दाल को अच्छे से पूरा मसल लिया। अब इसको तड़का लगाएंगे। तो गैस के ऊपर मैंने फिर से कढ़ाई रख दी। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। जीरा मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ हींग डाल दी है मैंने, कड़ी पत्ते डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी है, टमाटर मैंने डाल दिए इसके अंदर। और इसे हम सबको अच्छे से भूनेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ धनिया पाउडर डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, चुटकी पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अच्छे से सबको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हल्का सा देखिए इस तरह से मैश करेंगे टमाटर को। और हमारा तड़का तैयार है। तो ये बनी हुई दाल हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो जैसे ही आप दाल लाइट खाना पसंद करते हैं या फिर गाढ़ी, उस हिसाब से आप पानी आप डाल सकते हैं। क्योंकि मूंग की दाल है वो रखे हुए गाढ़ी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। और इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए बढ़िया से उबाल आना भी शुरू हो गया है, 2 से 3 उबाल आ गए हैं 4 से 5 मिनट में। तो हमारी जो ये मूंग दाल है वो बनकर तैयार है, जीरा राइस तैयार है, मटर पनीर तैयार है, खीर तैयार है। तो अब ये दाल को हम साइड में रख देंगे। और अब हम बनाएंगे गेहूं के आटे की एकदम क्रिस्पी भाखरी। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये और बनाने में भी आसान है। उसके लिए आपको गेहूं का आटा ले लेना है। इसके अंदर आपको डालना है स्वाद अनुसार नमक और तेल डाल देना है करीब 2 से 3 चम्मच जितना। आप तेल की जगह पर घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो कीजिए। और इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो भाखरी के लिए आटा होता है वो सख्त लगाया जाता है, नरम नहीं लगाया जाता है। जैसे हम गेहूं के आटे की रोटियों का लगाते हैं वैसे नहीं। तो जब तक आटा ऐसा हो जाता है तब तक आपको अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिलाने के बाद पानी ले लिया था, थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे और आटे को गूँधेंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप भाखरी बनाएं तो उसका आटा सख्त गूँधें। जब आप गूँध रहे हो ना तब आपका हाथों का प्रेशर लगना चाहिए, इतना आटा सख्त होना चाहिए। तभी आपकी जो भाखरी है ना वो एकदम क्रिस्पी बनेगी, एकदम बढ़िया बनेगी। जब आप उसे सेकेंगे ना तो वो नरम नहीं, क्योंकि इसे कपड़े से सेका जाता है। तो थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें, ऐसे नहीं कि आप एक ही बार पानी डाल दें और आपका आटा जो है भाखरी का वो नरम हो जाए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छे से सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो गूंद कर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सख्त है हमारा आटा। हल्का सा तेल या फिर घी लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है। देखिए कुछ इस तरह से ये आटा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर हमारा आटा तैयार है और अब हम तवे को गरम करने रख देंगे और भाखरी बनाना शुरू करेंगे। तो ये तवा गरम हो रहा है, जब तक कि आटे में से हम लोई ले लेंगे एक, जितनी आपको भाखरी की साइज़ रखनी है उस हिसाब से। दोनों हाथ के बीच में से हम मसल लेंगे और इसे अब चकले पर ले लेंगे। हल्का सा तेल लगा ले ऊपर नीचे, बिल्कुल हल्का सा, और इसे बेल ले। तो जो भाखरी होती है ना वो पतली नहीं होती है, मोटी होती है। तो देखिए इस तरह से आपको मोटी सी भाखरी तैयार कर लेनी है। तवा हमारा अच्छा गर्म है, भाखरी को इस तरह से डाल दें और अच्छे से पलटकर हल्की हल्की ये सिकना शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह से जब ये ऐसे मार्क आना शुरू हो जाए ना, तब आपको एक साफ़ कपड़ा ले लेना है कॉटन का और इसे अच्छे से सेकते रहना है अपने हाथों को संभालते हुए। जब देखिए अंदर ही इसके अंदर आपको तेल डालना है जब आप आटा गूंद रहे, क्योंकि सेकने के बाद इसके ऊपर हम ना ही घी लगाएंगे ना ही तेल, तो अंदर ही आपको डालना है अच्छे से आपके, क्योंकि ये मोटी है तो आपको अच्छे से दबाते जाना है इसके किनारों को और अच्छे से सेकना है। कच्ची नहीं रहनी चाहिए ये। तो कपड़े की मदद से सेकते जाए और अपने हाथों को भी संभालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पलटती जा रही हो, बढ़िया से मार्क आते जा रहे हैं। इसी तरह से आप भाखरी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसका सिर्फ आपको जब भी आपको भाखरी बनानी है तो आटे का ही ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बाकी की भाखरी भी तैयार कर लेंगे। भाखरी पतली ना बेले, मोटी ही बेले, तो सेकने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जब आप दबा दबा कर सेके तो ये बीच से टूटेगी भी नहीं अगर आप मोटी भाखरी बनाएंगे तो।
अच्छे से पूरे बढ़िया के मार्क आ जाए, किनारे इसके अच्छे से सिक जाए, तब तक आपको इसे सेकना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इसी तरह से मैंने ये सारी भाखरी बनाकर तैयार कर ली है। और इसके साथ दही की कड़ी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वो भी आगे जाकर बताती हूँ आपको। ये तैयार है। अब हम बनाएंगे मीठा वाला दलिया। काफ़ी बढ़िया लगता है ये खाने में और जल्दी से बन जाता है। उसके लिए गैस को मैंने ऑन कर लिया, इसके ऊपर एक बर्तन रख दिया, पानी गर्म करने मैंने रख दिया है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये कटा हुआ गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ पर अब जो मीठा दलिया बना रहे हैं वो गुड़ में बना रहे हैं, चीनी में नहीं। गुड़ डालने के बाद अच्छे से मिलाते जाना है और तब तक इसे पकाना है जब तक ये गुड़ पिघल ना जाए। तो जब तक ये गुड़ आप देख सकते हैं पिघल रहा है, दूसरी साइड मैंने गैस को फिर से ऑन कर लिया है और इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने घी डाल दिया और हमारा जो ये गुड़ वाला पानी है ना वो भी देखिए बनकर तैयार है। हल्का जो गुड़ रह जाएगा वो अभी देखिए गर्म ही है, तो वो बचा हुआ गुड़ भी पिघल जाएगा। तो घी गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे ढेर सारा दलिया और लगातार चलाते हुए इसे हम करीब 6 से 7 मिनट तक इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। ध्यान रखिए तेज़ आंच ना करें। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे दलिया है ना वो इस तरह से फूलता जाएगा। पहले देखा आपने जब मैंने डाला था वह कैसा था, अब ये किस तरह से हो गया है। तो पूरे 6 से 7 मिनट तक आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है। तो ये भूनकर तैयार है और हमारा जो ये गुड़ वाला पानी है वो भी तैयार है। हमने तो पहले ही गैस को बंद कर लिया था। देखिए बचा हुआ गुड़ भी पिघल गया है क्योंकि ये पानी काफ़ी गर्म है। अब आपको थोड़ा डालते जाना और मिलाते जाना है, पर ध्यान रखें गुड़ का जो पानी है और ये कढ़ाई इतनी देर से हम दलिए को भून रहे थे तो वो भी काफ़ी गर्म है। तो जैसे ही आप ये गुड़ का पानी डालेंगे तो ये छींटे उड़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अपने आप का। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, एक साथ डालेंगे तो आपके फेस पर भी लग सकते हैं छींटे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से मिलाते जाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा गुड़ का पानी डालकर अच्छे से मिला लिया। अब इसे हमें खुला ही पकाना है, बीच बीच में चलाते हुए करीब 5 से 6 मिनट तक इसका हल्का पानी रह जाए तब तक। तो देखिए सिर्फ हल्का पानी रह गया है 5 से 6 मिनट के बाद। तो इसे ढककर हम और धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो मीठा दलिया है बनकर तैयार है। देखिए बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, काफ़ी हेल्दी भी है, काफ़ी झटपट से बन जाता है। अब इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर मैंने काजू बादाम और किशमिश, काजू और बादाम को मैंने काट लिया था तो ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। आप मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है तो आप बस इलायची का पाउडर डाल दें और अच्छे से मिला लें। तो लीजिए तैयार है हमारा एकदम मज़ेदार वाला ये मीठा दलिया। तो अब इसे हम साइड में रखेंगे और हम बनाएंगे भिंडी फ्राई भी और आलू फ्राई भी, दोनों अलग अलग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने भिंडी भी ले ली और आलू भी ले ली। हम दोनों को साथ में मसालों में करेंगे पर अलग अलग ही है डिश हमारी। तो यहाँ पर भिंडी को जो ऊपर नीचे के डंठल है वो निकाल लेना और बीच से काट लेना है। पूरा नहीं काटना है, आधा ही काटना है। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने पहले से ही रख दिया है। भिंडी हमारी कट लग कर तैयार है। हमारे जो आलू है ना इसके ऊपर का छिलका हमें इस तरह से पूरा निकाल लेना है। दोनों को मैंने पानी से पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था। तो देखिए पूरा छिलका निकालने के बाद इसके हमें लंबे टुकड़े करने हैं। देखिए इस तरह से लंबे टुकड़े कर ले। इसी तरह से मैंने ये सारे आलू के कर लिए। तो भिंडी भी तैयार है, आलू भी। अब तेल गरम हो गया था हमारा तो आलू को इस तरह से डाल देंगे और इसे हमें खुला ही तलना है, ढककर नहीं। खुला ही एकदम अच्छा सा तल जाए ना, एकदम बढ़िया कलर आ जाए, आलू भी अच्छे से पक जाए, तब तक इसे बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से तलते रहे। तो ये आप देख सकते हैं आलू पर बढ़िया सा कलर आना शुरू हो गया है और हमारे जो आलू है ना वो तलकर तैयार है। तो इसे हम प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे प्लेट में सारे आलू को निकाल दिया। वही तेल में हम डाल देंगे ये भिंडी भी। तो यहाँ पर आलू भिंडी को हमने 56 भोग में अलग अलग गिना है, पर मैंने आपको बताया था मैं आपको झटपट बताऊंगी, तो इसलिए हमने दोनों को साथ में ही मसालों में किया है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी को भी हमें खुला ही तलना है, एकदम कुरकुरी हो जाए ना तब तक। तो हमारी जो भिंडी है वो भी कुरकुरी तल कर तैयार है। तो इसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों को निकाल लिया है। गैस के ऊपर मैंने फिर से एक पैन रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच जितना तेल। जीरा मैंने डाल दिया हल्का सा भूनने के बाद। आलू को भी डाल देंगे और भिंडी को भी। आप चाहे तो दोनों अलग अलग भी मसाले लगा सकते हैं, पर मैंने साथ में ही लगा लिया है, जल्दी हो जाए। फिर हम जब इसे परोसेंगे ना तो अलग अलग कर देंगे।
और धनिया का पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, आमचूर पाउडर डाल दिया, चटपटे स्वाद के लिए स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से आलू में भी लग चुके हैं मसाले और भिंडी में भी। तो हमारे आलू फ्राई और भिंडी फ्राई दोनों ही हमारे बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इन दोनों को आप अलग अलग कर ले तो आपकी 56 भोग में से इस तरह से 2 डिशेस तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे धनिया पत्ती के पराठे। काफ़ी बढ़िया बनते हैं, एकदम सॉफ्ट बढ़िया। उसके लिए धनिया पत्ते मैंने ले लिए थे एकदम ताज़े वाले। इसे मैंने काट कर अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, धनिया का पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसी के साथ जीरा मैंने डाल दिया थोड़ा सा और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसालों को गेहूं के आटे के अंदर मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले ये कटी हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो कम डालें। और इसी के साथ धनिया पत्ते डाल देंगे और इसी के साथ तेल भी मैंने डाल दिया है। अब धनिया पत्ते में पानी का कंटेंट होता है, तो सबसे पहले धनिया पत्ती से जितना हो सके आटे को गूंद ले, उसके बाद ही पानी डालें। तो धनिया पत्ते डालते ही मैंने आटे को आप देख सकते हैं अच्छे से मिलाना शुरू कर दिया। तो जितना हो सके इससे ही आटा गूंद जाएगा हमारा। और अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंद लेंगे। आटा जो है ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम आटा गूंद कर आपको इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जा रही हूँ और हमारा जो आटा है ना वो गूंदती जा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया है। ना ही ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा एकदम नरम है, मीडियम आटा गूंदना है। फिर इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाकर इसे आपको फिर से चिकना कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे ढककर आप 10 मिनट तक रखें या फिर तुरंत भी बना सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इसे 10 मिनट रखा। अब इसे 10 मिनट के बाद फिर से चिकना कर लेंगे। टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी इसके लोई निकाल कर बना सकते हैं, मेरे पास था। तो यहाँ पर अब इसको 2 हिस्सों में मैंने बांट लिया, लंबा रोल कर लिया। इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे और दोनों हाथों के बीच में इसे मसल लेंगे। तो इसी तरह से अब पराठे बनाने जा रहे हैं। तो मैंने तवा पहले से ही गर्म करने रख दिया है। लोई को लेंगे, हल्का सा दोनों साइड से तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद इसे हम बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पराठे बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हो, उस हिसाब से आप बड़ी लोई लें। तवा हमारा अच्छा गर्म है तो इस तरह से मैंने पराठा डाल दिया। जब तक हम दूसरा भी बेल लेंगे, हल्का सा दोनों साइड से तेल लगाकर आपको बेलना है। साइज़ आपके ऊपर है, बड़ी छोटी जैसे आप रखना चाहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये दूसरा बेलकर भी तैयार कर लिया। जो हमने ये पहला डाला था ना वो सिकना शुरू हो गया है। तो इस तरह से तेल, घी या फिर मक्खन से आप इसे अच्छे से लगाकर दबाते हुए सेक लें। मैंने तो यहाँ पर तेल लगाया। अगर आप घी पसंद करते हैं, मक्खन पसंद करते हैं तो आप वो भी लगाकर अच्छे से सेक सकते हैं। अच्छे से किनारों को दबाते हुए सेक लें तो आपका ये पराठा तैयार है। तो इसी तरह से बचे हुए पराठे भी हम सेक लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया तेल भी लगा सकते हैं, घी भी, मक्खन भी। अच्छे से किनारों को दबाते रहें और एकदम क्रिस्पी होने तक इसे भी सेक लें। तो इसी तरह से मैंने ये सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए। अब मैं आपको एक और प्रोसेस बताने जा रही हूँ। अगर आपको जल्दी करना है और छोटे बनाने का फ़ायदा देखिए, तवे पर आप एक साथ 3 भी बनाकर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 भी डालती जा रही हूँ। तो हल्का सा तेल लगा लेंगे तीनों पर, या फिर घी या फिर मक्खन। तो एक ही बारी में आपके 3 पराठे भी बनकर तैयार हो जाएंगे अगर आप छोटे बनाते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई एक। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमारे जो ये भी है क्रिस्पी हो चुके हैं, किनारे भी अच्छे से सिक चुके हैं। तो इससे भी हम निकाल लेंगे और इसे हम इस तरह से प्लेट में रख देंगे। तो धनिया पत्ती के पराठे तैयार है। हम बनाएंगे भरवा बेसन करेला, बिल्कुल भी कड़वे नहीं, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को भी पसंद आए ऐसे। तो यहाँ पर मैंने करेले ले लिए हैं। इसके ऊपर नीचे डंठल को निकाल लेंगे और इसे हम इस तरह से छील लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे छीलती जा रही हूँ। इसका जो छिलका है ना पूरा हमें निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद इसे हमें बीच से कट लगाना है, एकदम पूरा नहीं काटना है, बीच से हल्का सा कट लगाना है आधे तक। और इसके बीज हमें निकाल लेना है। जब आप बीज निकाल लेंगे तो करेले का जो कड़वापन है वो भी निकल जाएगा साथ ही साथ। तो देखिए बीज निकालने के बाद ऐसे ही हम सारे करेले कर लेंगे और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे, यानी कि वॉश कर लेंगे। तो देख सकते हैं सारे में से मैंने बीज निकाल लिया है, पानी से अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब तेल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। करेले को डाल देंगे और अच्छे से हम करेले को तलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पलटते रहना है। अभी ये कच्चे हैं करेले, पूरा अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक कलर बढ़िया आ जाए। बीच बीच में दबाते भी रहे ताकि अंदर तक अच्छे से ये तल जाए। तो हमारे जो करेले है ना वो तलकर तैयार है। तो इसे हम कढ़ाई में से इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से प्लेट में। तो बचे हुए करेले को भी हम निकाल लेंगे।
देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये करेले की सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सभी को पसंद आएगी। बच्चे भी 1-2 तो आराम से खा लेंगे। अब गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। गरम हो जाएगा तो हम बेसन डाल देंगे 3 से 4 चम्मच जितना। धीमी आंच पर इसे हम भूनेंगे, तेज़ आंच पर नहीं भुनेगा, नहीं तो ये जल सकता है। सारी गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसे आपको 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना है। जैसे ये भुन जाए, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे, आमचूर का पाउडर डाल देंगे चटपटा स्वाद के लिए, और अच्छे से सबको हम मिला लेंगे बेसन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब हमने गैस को बंद कर लिया है, सारे मसाले डालकर गैस को बंद कर लेना है। इसके अंदर अब आपको डालना है गैस बंद करने के बाद लाल मिर्च पाउडर और इसके ऊपर हल्का सा तेल। लाल मिर्च पाउडर अगर आप गैस चालू हो और तब डालते हैं तो क्या होता है कि वो जल जाता है और बेसन का स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक थी कि गैस को बंद करने के बाद लाल मिर्च पाउडर डालें, तेल डालकर अच्छे से मिला लें। तो ये जो स्टफ़िंग है वो तैयार है। हल्की सी ठंडी हो जाए तो करेले को इस तरह से बीच में ये पूरी स्टफ़िंग आपको भरनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी स्टफ़िंग सारे करेले के अंदर अच्छे से भर ले, और बहुत ही चटपटा ये करेला लगता है खाने में, बिल्कुल भी कड़वा नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप करेला खा रहे हैं। तो ये सारी मैंने स्टफ़िंग भर लिया है। वही पैन को मैंने फिर से गैस पे रख दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालकर इसे फैला लिया है। करेले को इस तरह से हम रख देंगे, और रखने के बाद अब आप देख सकते हैं आँच जो है बिल्कुल धीमी है, और धीमी आँच पर इसे ढककर हम 2 मिनट सेकने देंगे। ऐसे करके 2 मिनट एक साइड से सेकेंगे। 2 मिनट के बाद इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। सारे करेले को हमें पलट लेना है, और पलटने के बाद इसे ढककर फिर से हम 2 मिनट तक दूसरी साइड से सेकेंगे। तो टोटल 4 मिनट में आपको सेक कर ये तैयार हो जाएंगे। तो देखिए और 2 मिनट हो गए और हमारे जो करेले हैं ना वो बनकर तैयार है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अब इन करेले को भी हम साइड में रखेंगे और हम बनाएंगे टोमेटो राइस। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मज़ेदार और झटपट से बन जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बासमती चावल लिए थे 2 कप जितने। इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया, और 10 मिनट तक इसे मैंने भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर जैसे ही 10 मिनट हो जाए उसके बाद हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 गिलास पानी। तो ये मैंने 4 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया है, और इसी के साथ हमने गैस को भी ऑन कर लिया है अब। और इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 साबुत काली मिर्ची डाल दी है मैंने। इसी के साथ एक तेज़पत्ता डाल दिया है, साथ ही साथ एक दालचीनी डाल दिए, एक चक्रफूल जिसे स्टार एनीस भी कहते हैं वो भी डाल दिए, 4 से 5 मैंने लौंग डाल दिए, 3 हरी वाली इलायची हम तोड़कर डाल देंगे इस तरह से, छोटी वाली जो आती है। तो ये डालने के बाद इसे हमें गरम होने देना है। तो ढककर गरम होने देंगे ताकि जल्दी से हो जाए। तो आप देख सकते हैं पानी जो है अच्छा गरम हो गया है। तो ये जो भिगोए हुए हमारे चावल थे ना ये डाल देंगे, और चावल डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और बीच बीच में चलाते हुए इसे हम 7 से 8 मिनट तक पकाना है। 7 से 8 मिनट तक इसे हमें खुला ही पकाना है, और इसे हमें 80% तक ही पकाना है, ध्यान रखिएगा। तो 7 से 8 मिनट लगेंगे 80% तक पकते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद हमारे चावल पककर तैयार है। देखिए आप इसे हाथ से तोड़ेंगे ना तो अच्छे से आसानी से ये टूट जाएंगे, और बाकी की जो 20% है वो हम टोमेटो राइस बनाएंगे तब पकेंगे। अब इसे हमने निकाल लिया है, और इसे बाहर रखकर हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो ये जो तेज पत्ता है, चक्रफूल है, दालचीनी है, ये अब हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका जो स्वाद था, फ्लेवर था वो तो जा चुका है। और ये चावल हम बाहर रख कर ही ठंडे कर लेंगे। जब ये चावल ठंडे हो जाएंगे तो अब इसके हम टोमेटो राइस बनाएंगे। तो गैस के ऊपर मैंने पैन रख दिया है। इसमें मैं डाल रही 2 चम्मच जितना तेल, आधी चम्मच जितना जीरा, 4 कटी हुई हरी मिर्ची मैंने डाल दी, और अच्छे से इसको हम भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे भून लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही 1 कटा हुआ टमाटर, और टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और इसी के साथ आधी चम्मच अदरक की पेस्ट मैंने डाल दिया। अब अदरक को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका स्वाद पसंद है। तो मैंने यहाँ पर उसकी पेस्ट डाली है। अच्छे से मिलाने के बाद मैंने 1 टमाटर काट कर डाला था और 2 मैंने मिक्सर में डालकर पीस लिए थे। तो टोटल मैंने 3 टमाटर डाले, 1 काट कर और 2 पीसे हुए। अच्छे से इसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने मिला लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने उधर भी डाला था चावल बनाते वक्त, तब अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा और इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, चाहे कटे हुए हो चाहे पीसे हुए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पके हुए चावल। जो हमने चावल पका के रखे थे वो हमें इसके अंदर डाल देने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पूरी तरीके से मिला लिया है। और आप
देखा कि कितनी आसानी से बन गए। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे तो हमारे ये जो टोमेटो राइस है ना वो बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो इसे साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे पालक के पराठे। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। उसके लिए मैंने पालक ले ली थी, उसे बारीक काट लिया था और 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब गेहूँ का आटा ले लेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, जीरा डाल दिया, साथ ही साथ धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया है। इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दी है और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर मैंने अदरक की पेस्ट डाल दी है और साथ ही साथ मैंने कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल। इसके अंदर हम डाल देंगे पालक और पालक डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा तेल और अच्छे से सबको हम मिलाएंगे क्योंकि पालक में पानी का कंटेंट होता है। तो जितना हो सके गेहूं का आटा इसके साथ ही गूंद लें, उसके बाद ही आप पानी डालें। तो अच्छे से मैंने मिला लिया है और अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। तो जो पालक के पराठों के लिए आटा है ना वो ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम आटा गूंदकर आपको तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा कर डालें पानी और आटे को तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे तो पालक हम स्टफ़ करके बनाते हैं ना तो कभी पालक बाहर निकलती है बेलते टाइम, पर अब ऐसा नहीं होगा। आप इस तरह से पालक के पराठे बनाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बनाते वक्त भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमारा आटा तैयार है। हल्का सा तेल लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से चिकना कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ढककर 10 मिनट तक रख सकते हैं और अगर नहीं है तो बस ऐसे ही इसमें से लोई निकाल ले और लोई निकालने के बाद इसे दोनों हाथ के बीच में अच्छे से मसल लें। और अब हम पराठे बनाना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया, इसके ऊपर तवा रख देंगे गर्म होने के लिए और सारी मैंने देखिए लोइयाँ बना ली है। इतने आटे में से हमारी इतनी हुई है और अब हम चकले पर मैंने ये ले ली है लोई, इसके ऊपर हम सूखा आटा छिड़केंगे और इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो पराठे हम गोल ही बनाते हैं पर आज मैं स्क्वायर पराठे बना रही हूँ पालक के। आप चाहे तो गोल बना सकते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए पहले आपको बेल लेना है, बीच में तेल लगा लेना है, हाथों से भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी। और अब इस तरह से दोनों किनारों को जोड़ते हुए साइड्स के फिर ऊपर नीचे के जोड़ ले तो आपका ये जो स्क्वायर शेप है वो तैयार हो जाएगा। अब फिर से ऊपर नीचे सूखा आटा आपको लगा लेना है और सूखा आटा लगाने के बाद आपको इसे बेलना है। जैसे इसका शेप है वैसे ही आप बेलन को लगाते जाएं और इसे आप बेल लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे बेल कर तैयार कर लिया और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, मैंने इस तरह से किया है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसी तरह से मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। पर आप देख सकते हैं हमारा जो तवा है वो भी गर्म हो गया है। तो इस तरह से पराठे को डालेंगे, अच्छे से पलटते जाएंगे और ये हल्का सेकना शुरू हो जाए तो इसे हम तेल, घी या फिर मक्खन से अच्छे से सेक लेंगे। अब आप चाहे जैसे भी इसे सेके, मैंने यहाँ पर तेल से इसे किया है। आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, जो आप पराठों पर पसंद करते हैं ना वो कीजिए। पर आप जैसे अगर ये स्क्वायर करेंगे ना तो आपको अच्छे से सेकना है ऐसे, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हो गया, ये हल्के से इसके जो किनारे ना वो मोटे हो गए हैं। तो इसे आपको किनारों से अच्छे से दबाते हुए एकदम ऊपर क्रिस्पी हो जाए ना तब तक पराठे को सेकना है। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारा पराठा तैयार है। और इसी तरह से जो हमारे बचे हुए पराठे उसे भी हम डालेंगे, अच्छे से पलटेंगे। जैसे ही हल्का सा सेकना शुरू हो जाए तो तेल, घी या मक्खन से इसे हम सेक लेंगे। काफ़ी आसानी से पालक के पराठे बन जाएंगे, काफ़ी बढ़िया लगेंगे खाने में भी। और आप 56 भोग के रूप में से चढ़ाएंगे तो भी भगवान को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पराठे बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे ये दही। तो इसे दही तड़का भी कहा जाता है, वघारेली दही भी कहते हैं गुजराती में। काफ़ी बढ़िया लगती है ये। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और इसमें मैंने डाल दिया है तेल। 1 से 2 चम्मच जितना ही डाला है। थोड़ी सी राई डाल दी है, जीरा डाल दिया है, हिंग डाल दी है, कड़ी पत्ते डाल दिए और कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। अब हल्के से सबको हम अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं। तो देखिए अच्छे से भूनने के बाद स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इन सब को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो तड़का है ना वो बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और गैस को बंद करने के बाद ये तड़के को हम 1-2 बार इस तरह से चला लेंगे। उसके बाद एक बाउल में हमने ले ली है दही। तो यहाँ पर जो दही है ना वो मैंने घर की ली है, आप चाहे तो मार्केट की भी ले सकते हैं। देखिए इतनी बढ़िया दही है। तो अब इसके अंदर जो बनाया हुआ हमारा तड़का है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए मैंने ये तड़के को डाल दिया और अच्छे से अब इसको हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो दही तड़का है ना वो बनकर तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और ये जो हमने बाखरी बनाई थी ना क्रिस्पी वाली,
उसके साथ ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो लीजिए हमारी दही तड़का बनकर तैयार है और अब हम बना लेंगे गर्मा गर्म गेहूं के आटे की रोटियां। तो चलिए इसी रोटियों को हम बनाना शुरू करते हैं। तो रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले हम लगा लेंगे आटा। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, जब हम रोटियां बनाएंगे तब हमें ये काम आता है छिड़कने में। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, फिर थोड़ा नमक, और ये नमक डालने के बाद अच्छे से मिला लिया। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे को तैयार करना है। तो जैसे हम गेहूं का आटा गूंथते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम आटा गूंथकर आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा आटा तैयार है। अब हम हल्का सा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। तो देख सकते हैं आटे को हमने चिकना भी कर लिया है। अब हम रोटियां सेकने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने पहले से ही तवा गरम करने रख दिया, अच्छा गरम हो इसीलिए। और हम जिसमें रोटियां रखेंगे ना, तो ये देखिए इसमें मैं रखने वाली हूँ। इसके ऊपर मैंने एक साफ़ कपड़ा रख दिया है बिछाकर। और ये जो हमारा आटा है ना, इसमें से हम इस तरह से लोइयाँ निकालेंगे जिस हिसाब से आप रोटियां बनाते हैं, बड़ी छोटी। और ये जो हमने बचा के रखा था ना, इसमें से सूखा आटा छिड़केंगे या फिर पूरा कोट कर लेंगे। इसे बेल कर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, फिर से सूखा आटा लगा लेंगे लोई पर और इसे बेलेंगे। जैसे हम गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो देखिए रोटी मैंने बेल ली है, ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा मोटी, मीडियम रोटी बेल लेनी है। तवा हमारा अच्छा गर्म है तो ये डाल देंगे और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी साइड में दूसरी भी रोटियां बनाती जा रही हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है ना, वो सेक कर तैयार है, एकदम बढ़िया फूली फूली रोटियाँ। अब हल्का सा तेल लगा ले, या फिर जो आप पसंद करते हैं, घी भी पसंद करते हैं तो घी भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी गेहूं के आटे की रोटियां भी बनकर तैयार है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और हम बनाएंगे मुरमुरा की चिक्की, मुरमुरा के लड्डू और गुड़ आटे का हलवा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ढेर सारे मुरमुरा ले लेंगे। मुरमुरा लेने के बाद हमने गैस को ऑन कर लिया है। इसके ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कटा हुआ गुड़। तो गुड़ अब हम इस तरह से चलाते जाएंगे और अच्छे से हमें गुड़ को पिघला लेना है। तो जब तक कि एक साइड पिघल रहा है, दूसरी साइड मैंने फिर से गैस को ऑन किया है। इसके ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल रही है ढेर सारे मुरमुरा। तो यही मुरमुरा से हम बनाएंगे लड्डू भी और चिक्की भी। तो यहाँ पर अब मुरमुरा को हमें अच्छे से भून लेना है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ डायरेक्ट मुरमुरा डाल देने हैं और इसे आपको भूनते रहना है। दूसरी साइड आपको ध्यान भी रखना है कि जो गुड़ है वो भी अच्छे से चलाते रहे, इसे भी तो पिघलना शुरू हो जाए। तो एक ही टाइम में आपके दो काम हो रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ भी जो है पिघलना शुरू हो गया है और हमारे जो मुरमुरा है ना, वो भूनकर तैयार है। तो ये मुरमुरा को हम निकाल लेंगे इस तरह से प्लेट में। तो हमारे ये भूनकर मुरमुरा तैयार है। और भुने हुए मुरमुरा जब हम इसके लड्डू और चिक्की बनाते हैं ना, तो और भी स्वादिष्ट बनती है। तो देख सकते हैं हमारा जो गुड़ है वो भी पूरी तरीके से पिघलना शुरू हो गया है और ये अच्छे से इसके जो थोड़े बहुत टुकड़े रह गए ना, वही हमें पिघलाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गुड़ पिघल कर तैयार है। इसी तरह से होना चाहिए। उस गुड़ पिघल गया तो 1 मिनट तक और मैंने पकाया। अच्छे से मिलाने के बाद इलायची का पाउडर डाला, फिर से मिला लिया। इलायची का पाउडर बहुत ही बढ़िया लगता है कोई भी मीठी चीज़ हो। तो अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डालें। अब आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े मुरमुरा डालना है और अच्छे से मिलाना है। ऐसा नहीं कि एक बारी में आप सारे मुरमुरा डाल दें फिर मिलाएं, तो उससे क्या होगा, आपको ही मिलाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। थोड़े थोड़े कर डालें और मिलाते रहें। तो देखिए 1 से 2 मिनट तक आपको इसी तरह से मिलाते रहना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट तक हो जाए तो आप गैस को बंद कर लें और आपका लड्डू और चिक्की के लिए मिश्रण तैयार है। अब ये जो मिश्रण है ना, इसको हम आधा आधा बांट लेंगे। तो प्लेटफॉर्म पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया या फिर आप तेल भी लगा सकते हैं। हमारा जो ये लड्डू और चिक्की के लिए मिश्रण था ना, तो उसमें से मैंने आधा ये प्लेटफॉर्म पर निकाल लिया और आधा मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया है। अब हम हमारे हाथों पर लगा लेंगे पानी लगाने के बाद इसे हमें इस तरह से अच्छे से थोड़ा मिला लेना है। तब इस तरह से चकले पर हमें थोड़ा सा तेल या घी लगा लें। और ये हाथों में पानी इसलिए लगाए क्योंकि ये गरम ही हमें बेलना है। क्योंकि गुड़ की जो मीठी चीज़ होती है ना, गुड़ ठंडा हो गया तो आप उसे बेल नहीं सकते, वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो इसे आप क्या करें, हाथ में हल्का हल्का पानी लगा लेंगे तो आपको गरम नहीं लगेगा और इसे आपको बेल लेना है। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपको हाथ से समझ में आता है। बेलन से क्या होगा, आपको गरम भी कम लगेगा और आसानी से बेल भी जाएगा। अब इसे हम अच्छे से बाहर रखकर ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको हम काटेंगे। और जो बचा हुआ था ना हमारा मिश्रण, तो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया। सेम प्रोसेस, आपको हाथों में पानी लगा लेना है और हल्का हल्का ही पानी लगाना है और इसके लड्डू बांध लेने। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा गरम लगेगा, पर जैसे ही आप पानी लगाएंगे ना तो इतना नहीं लगेगा। हर बार आप लड्डू बनाते रहें
तो एक लड्डू बन जाए उसके बाद फिर से थोड़ा पानी लगा ले और दूसरा लड्डू बनाना शुरू कर ले। तो लड्डू की साइज़ आपके ऊपर है, आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे लड्डू बांध लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं लड्डू हमारे तैयार है और हमारा जो ये चिक्की हमने बनाई थी ना, ये भी ठंडी हो गई है, तो ये निकल भी गई आसानी से प्लेटफॉर्म से, आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया लग रही है। अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे, तो आप इसके स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे आपको इसके टुकड़े पसंद हो ना वैसे कीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये टूट भी जा रही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती। तो आपने देखा ही, मैंने आपको 56 भोग बहुत ही आसान तरीके से बताया है। एक ही आटे में से, एक ही स्टफिंग में से अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग डिशेस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ये चिक्की और लड्डू दोनों ही तैयार है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और हमारी 56 भोग की लास्ट रेसिपी ये गुड़ आटे का हलवा बनाएंगे। काफ़ी खाने में मज़ेदार लगता है, आप चीनी वाला तो हमेशा खाते हैं, ये गुड़ वाला बना के देखिएगा, आपको मज़ा भी आ जाएगा, आप बनाना भी सीख जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक बर्तन में गैस के ऊपर 2 कप पानी गर्म करने रख देना है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया, इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप गुड़, और ये गुड़ मैंने बारीक काट लिया था। अच्छे से इसे मिलाते रहे, तो जब तक इसे हमें इसी तरह से पकाना है तब तक ये गुड़ जो है वो पिघल नहीं जाता तब तक। तो ये गुड़ पिघल रहा है। दूसरी साइड मैंने गैस के ऊपर पैन रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी आधा कप घी। तो आधा कप घी है ना, हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे, पहले मैंने थोड़ा डाला है और ये घी जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, और आटा डालते ही आपको आंच बिल्कुल धीमी कर लेनी है और धीमी आंच पर इसे आपको 5 मिनट तक भूनना है। तेज़ आंच पर भूनेंगे तो भुन तो जाएगा, पर कभी कभी है ना फिर खाने में जो हलवा होता है ना, यानी कि इसे शीरा भी कहते हैं, ये जो शीरा होता है ना वो कच्चा लगता है और या तो फिर आटा भी जल सकता है। तो बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें। और देखिए बीच में मैंने और थोड़ा घी डाल दिया, ऐसे करके मैंने पूरे हलवा में ना आधा कप जितना घी डाला है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, एक ही साथ नहीं डालना है। और देखिए हमारा जो ये गुड़ वाला पानी है वो तैयार है। हल्का गुड़ रह गया, वो क्या हम गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद भी गर्म पानी होगा तो उसमें पिघल जाएगा छोटे छोटे टुकड़े। और देखिए 5 मिनट के बाद हमारा आटा भी भुनकर तैयार है और हमारा जो ये गुड़ था बचा हुआ, देखिए वो भी पूरा अच्छे से पिघल गया, थोड़ा भी नहीं रहा है। तो अब ये गुड़ वाला पानी लेंगे, एक हाथ से और दूसरे हाथ से मिलाते जाएंगे। जैसे आप ये गुड़ वाला पानी डालेंगे भुने हुए आटे में तो वो छींटे उड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा अपना। तो देखिए इस तरह से चलाते रहें और अच्छे से आपको इसी तरह से चलाते रहना है, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसी तरह से चलाते रहे। तो देख सकते हैं गुड़ वाला पानी अच्छे से आटे में मिल चुका है और इसी तरह से चलाते हुए इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है। तो देखिए इस तरह से आपको चलाते रहना है और इसे 5 मिनट तक पकाते रहना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा हलवा जो है वो तैयार है। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू, बादाम और कटे हुए पिस्ता। आप चाहे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये 3 ही डाले हैं। आप चाहे किशमिश भी डाल सकते हैं, अंजीर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर ये 3 ही डाले हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी ये लास्ट डिश, आटे गुड़ का हलवा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और सच्ची में बहुत ही आसानी से बन गया। आपने देखा ही, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि धीमी आंच पर आप आटा भूनें और जो गुड़ वाला पानी है ना आप थोड़ा धीरे धीरे करके डालें, नहीं तो उसके जो छींटे हैं वो आपको लग सकते हैं। तो धीरे धीरे करके डालें तो आप भी इतना बढ़िया हलवा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से लीजिए हमारी 56 भोग तैयार है। आपने देखा ही, मैंने हर डिश आपको बहुत ही आसान तरीके से, जितना हो सकता था पॉसिबल उतनी आसान तरीके से बताई। सारी चीज़ें आपने देखी, ये मीठे से लेकर राइस है, राइस से लेकर पकौड़े हैं, पकवान हैं, केक है, मठरियाँ हैं, आपको क्या चीज़ इसमें नहीं मिल रही है। और सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से अपने हाथों से ही 56 भोग बनाएंगे। आपने देखा जैसे मैंने बनाए, इसमें ड्राई फ्रूट से लेकर सारी चीज़ें। तो आप ये ट्राई कीजिए और इस 56 भोग जब भी आप सोचे बनाने का तो इस तरह से बनाएं और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। परिवार में तो सबको पसंद आएगा ही, जो भगवान को आप चढ़ाएंगे उनको भी काफ़ी पसंद आएगा। देखिए सारी डिशेज आप जब बनाएंगे ना आपको खुद खुशी होगी, मुझे तो बहुत हो रही है। तो इसे बनाएं और मुझे कमेंट्स बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।